Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of Happy Chirp. Today I have with me Dr. Saman Waseem. She is a dermatologist and an esthetician and has been doing this for 15 years. So she has a lot of experience in this field. But with her we're talking about a lot of different things. We're talking about her personal and professional journey, how she got into this field, how she eventually ended up making her own clinic and running it. In between, she's sharing a lot of personal life moments, key moments of her life that have a lot of substance, a lot of depth, a lot to learn from. She's also talking about her life as a young married woman, a young mother, and any struggles or challenges that she faced in this time. And of course, we're also talking about aesthetics, the mental health crisis that has come with beauty standards and aesthetics, why people are getting all of these treatments done, and are there intentions and reasons behind getting into these things correct or what they need to be. So please tune in. It's a very interesting and eye-opening conversation. At least it was for me, so I'm sure it will be for some of you. And we're also talking about some skincare which is helpful for everyone. So without any more delay, here is Saman. Assalamu alaikum, Dr. Saman. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक. वालेकुम अस्सलाम. Thank you so much for coming, for taking out the time and doing this with me. I know आप बहुत busy professional हैं, so it means a lot. आप I think around 15-16 years से डर्मेटोलॉजी में काम कर रही हैं, राइट? दैट्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. तो आपकी बहुत लर्निंग हुई होगी इस फील्ड में भी. उसके बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ, बट बिफोर गेटिंग इनटू योर प्रोफेशनल लाइफ और योर करियर साइड ऑफ थिंग्स, आई वांटेड टू नो लिटिल अबाउट यू जनरली, के अ बिट ऑफ योर बैकग्राउंड, कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, वेयर वर यू बोर्न एंड रेज्ड? ओके, आई वाज बोर्न इन इस्लामाबाद, रेज्ड इन इस्लामाबाद. अच्छा. So afterwards I went to the Fatima Jinnah Medical College for my MBBS. Then house job Islamabad, शादी Islamabad, बच्चे Islamabad. So growing up, did you always want to be a doctor? Never. अच्छा. Seriously, I was so scared of doctors कि मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था. But my father was very very particular about कि बनना है तो डॉक्टर बनना है, वरना कुछ नहीं करना, शादी कर लो. अच्छा. सो वो नहीं होता कि एक प्रेशर में आके चलो प्री मेड कर लेते हैं, देन आफ्टरवर्ड्स चलो अब अब्बू कह रहे हैं कुछ भी नहीं करना तो तुम घर बैठ जाओ वरना. तो फिर एडमिशन हो गया, तो आई जस्ट वेंट इनटू द मेडिसिन. उसके बाद मैंने कहा चलो मेडिसिन कर लिया, अब मुझे शादी करनी है. आई जस्ट वांट टू बी एट होम विद. सो फिर शादी के बाद 2-4 साल का गैप लिया. आफ्टरवर्ड्स फिर घर में रह के बोरियत शुरू हो गई, और वही अब्बू का प्रेशर के घर पे क्यों पढ़ाया है, यू हैव टू कम आउट ऑफ इट. फिर हस्बैंड ने पुश किया कि नहीं, इट्स इनफ, बस अब घर के, क्योंकि घर में रह के फिर एवरीबॉडी टेक्स यू फॉर ग्रांटेड ना. लाइक आई वाज इन द जॉइंट फैमिली, सो अच्छा ये कर लेगी, ये भी कर लेगी, ये भी कर लेगी. तो वो डॉक्टर बहू तो है ही है, बट मल्टी टास्कर भी बहुत अच्छी है. सो एवेंचुअली फिर आफ्टर 5 years आई स्टार्टेड द ट्रेनिंग इन डर्मेटोलॉजी, MCPS. अच्छा. और उसके बाद फिर नेवर एंडिंग स्टोरी टिल नाउ. So you became a doctor because आपके अब्बू का ये ड्रीम था. So आप खुद क्या करना चाहती थी? यार अगर मुझ पे होता ना तो मैं खुद शायद टीचर होती. अच्छा. या टीचर होती या कोई NGO बनाती, कुछ ऐसा काम करती. मुझे सोशल वर्क और मुझे लोगों के साथ, मतलब मुझे ऐसा काम बहुत अच्छा लगता है. But even this profession, like being a doctor, उसमें भी तो लोगों की इतनी हेल्प होती है. At the end, it's also very noble. It's very rewarding as well. Yeah, it is. But मुझे अब जाके एहसास होता है इस चीज़ का. उस वक्त नहीं होता था जब इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी होती थी, and then you have to live in the hostel. और तुम्हें पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स भी कैसे हॉस्टल्स होते हैं, और खाना तो उस वक्त तो बहुत रोना आता था. बट अब लगता है कि नहीं, इट वॉज वर्थ इट, बिकॉज अब मुझे एक जब प्लेटफॉर्म मिल गया तो उसमें मुझे एटलीस्ट ये फ़ायदा है कि मैं अपने पेशेंट्स के साथ, जहाँ मुझे लगता है कोई अगर रोता हुआ आया तो मेरे क्लिनिक से रोता हुआ जाता नहीं है कभी भी. दे आर ऑलवेज वेरी हैप्पी व्हेन दे आर लिविंग. क्योंकि पता है क्या, हमारी एक वो है साइकी के, हमें लगता है कि प्रॉब्लम्स जो हम गुजर रहे हैं, ये तो मैडम है, मैडम को क्या पता, मैडम को तो कुछ नहीं पता. तो आई यूज्ड टू से नहीं, मैडम ने अफ्तारी भी बनानी है, मैडम ने घर में बच्चों को भी देखना है, मैडम के मियाँ भी नाराज़ होते हैं, मैडम के फैमिली प्रॉब्लम्स भी हैं. सो दे कैन रिलेट टू इट कि यार हम अकेले नहीं हैं.
दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सही। तो आपने बताया कि आप हॉस्टल में रहीं, वो कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत रोती थी और उस वक्त तो मोबाइल्स भी नहीं होते थे, और जब तक यहाँ से रास्ता पूरा, उस वक्त तो जर्नी मोटरवे भी नहीं थी, तो आई वॉज इन फाइनल ईयर जब ये मोटरवे स्टार्ट हुई थी, तो इट वॉज अ 7 आवर जर्नी टू लाहौर। रोते रोते जाते थे और रोते रोते आते थे, जब तक हॉस्टल का गेट खुलता था रोते रहते थे। 5 साल रो के गुजारा। बट अब जाके देखती हूँ तो मैंने लाइफ में जितना हॉस्टल में सीखा ना, और इसके बाद मैं अपने हर बच्चे को कहती हूँ कि ज़रूर हॉस्टल जाना है। माई वन डॉटर इज़ इन द हॉस्टल राइट नाउ, सो आई फील सो हैप्पी कि नहीं, जो आप हॉस्टल में सीखते हो ना, आप घर में जितनी मर्जी एजुकेशन ले लो, आप पेरेंट्स के उसमें पैम्पर होके नहीं सीख सकते। आई थिंक बहुत सारे खुद से रह के आपको बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स जो हैं इवन यू लाइफ के, शिफ्टिंग टू दुबई, यू मस्ट हैव फेल्ट दैट कि यार इतना पैम्पर होके रहना और इंडिपेंडेंट, इवन शादी बच्चे के बाद भी, इट्स टोटली डिफरेंट। हाँ, और लेकिन वही बात है कि उसी से आपके अंदर जो है एम्पावरमेंट आती है, सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आती है, लाइफ पे कंट्रोल आता है। हाँ, वो तो है। एंड यू डोंट पिक अप स्मॉल थिंग्स, एंड यू आर वेरी इजी गोइंग पर्सन कि यार इट्स ओके, अगर किसी ने कुछ कर दिया तो इट्स ओके, मूव ऑन। हॉस्टल में बहुत सीख लेता है बंदा। तो आपकी लाइफ उससे पहले growing up आपके घर में, were you very pampered, were you very? I was the elder one, so for sure I was very pampered one. बहुत जैसे बड़ी बेटी होती है, और my father was very close to me, और हमेशा से एक बड़ा अच्छा बॉन्ड हम दोनों का रहा। कभी ये नहीं हुआ हमारी फैमिली में कम से कम कि लड़कियों को बहुत प्रेफर किया, लड़कों को बहुत प्रेफर किया जा रहा है, लड़कियों को नहीं किया जा रहा। इट वॉज ऑलवेज अ बैलेंस। बल्कि मुझे तो लगता है कि हम बहनों को बहुत प्रायोरिटी दी, वो दी हमेशा से। हाँ, सही, दैट्स नाइस। सो आपने कहा कि आपकी शादी हुई, फिर आपने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, तो वो क्यों? मैंने तुम्हें बताया ना, जैसे कि मैं डॉक्टर बनी तो मैंने कहा बस बन गई हूँ, फिर मैंने कहा मेरी शादी हो जाएगी तो मैं बस बैठ जाऊंगी। मतलब आपका खुद मूड नहीं था? हाँ, मैंने कहा यार मुझे क्या करना है, मुझे बस लोगों को, घर को, मियाँ को खुश रखना है। सो आई वॉज दिस टाइप ऑफ अ गर्ल ना, तो मुझे कोई इतना वो बहुत लाइफ में वो नहीं था कि मेरा ये एम्बिशन नहीं था कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे यूं करना है। लेकिन जब मैं घर रही ना, तो मुझे एहसास हुआ कि एक हाउस होल्ड औरत जितनी भी पढ़ी लिखी होगी ना, बहुत थैंकलेस जॉब है घर की। मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपको वही सवाल है, क्या पका, क्या खाया, आज नमक तेज़ क्यों हो गया, आज नमक कम क्यों था, आज सफाई सही क्यों नहीं हुई, आज मतलब समझ आई ग्रोसरी ख़त्म हो गई तो क्यों हो गई। यू आर ऑलवेज इन टू इट एंड इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी। एट द एंड ऑफ द डे आप हर वक्त कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। और जब मैं निकली तो शुरू में बहुत हर्डल्स थी। आई फील लाइक कि मेरे बच्चे इग्नोर ना हो जाएं, बट माई पेरेंट्स वर बिग सपोर्ट फॉर मी, क्योंकि बच्चों को उधर छोड़ती थी एंड देन आई गो फॉर माई ट्रेनिंग। हाँ, बाहर के कॉन्फ्रेंसेस पे जाती थी, बच्चों को अम्मी अबू के पास छोड़ती थी, अम्मी अबू मेरे पास आ जाते थे। तो आपके इन लॉज सपोर्टिव थे in this sense? देखो, इन लॉज में ये था ना कि माई फादर इन लॉ जस्ट आफ्टर 1 month ऑफ माई मैरिज वी हैड अ बाईपास, ही हैड अ बाईपास एंड देन ही वेंट इनटू कोमा। ही वाज जस्ट 53 और उसके बाद वो 4 years कोमा स्टेट में रहे। तो वो पूरा घर जो था ना, अगर नॉर्मल था भी तो उस वक्त फिर वो नॉर्मल नहीं रहा, क्योंकि वो दे वर जस्ट या क्राइंग या सिटिंग या बस काउंसलिंग कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। मेरा हस्बैंड भी टफ टाइम, हाँ, इतना ट्रॉमा था कि मुझे लगता था कि इनकी जगह मेरा बाप भी तो हो सकता था। तो मैं भी उन्हीं के साथ उसी फ्लो में थी। तो एट दैट टाइम मैं सपोर्ट की इतनी बात नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव होते थे, क्योंकि वो कहते थे बेटा कि इस चीज़ का बड़ा ख्याल करना है कि उधर उनको वो हर्ट ना हो, उनके साथ बैक्सम। तो इसलिए मुझे 4 साल बाद जब उनकी डेथ हुई और फिर कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू हुई, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं अपना नाउ इज़ द राइट टाइम। हाँ, नाउ इज़ द राइट टाइम। एंड व्हाई डिड यू गो फॉर डर्मेटोलॉजी? नाइट्स ड्यूटीज़ नहीं होती, घर इफेक्ट नहीं होगा। और पहले मैंने सोचा तो मैं पैथोलॉजी कर लेती हूँ, बट सिटिंग ऑन अ माइक्रोस्कोप इज़ अ वेरी बोरिंग जॉब। डर्मेटोलॉजी भी मुझे थोड़ी बोरिंग लगती थी, बट इवेंचुअली जब मैंने कर ली, उसके बाद जब मैं एस्थेटिक्स में आई, उस वक्त बहुत शुरू था एस्थेटिक्स का ना, सो लोग वो फिर बड़ा मज़ेदार सा काम था। फिर मैंने शिफा में भी जब काम किया, पीपल यूज्ड टू कम एंड सी मी एंड ये पिगमेंटेशन ट्रीट कर दें, ये लेज़र कर दें, ये कर दें, तो वो फिर मज़ा आना शुरू हो गया उस चीज़ में। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता फिर इसी तरफ चली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको जनरली how old were your kids जब आपने when you went back to work? तब भी दिल तो नहीं करता था, लगता था कि मेरे बच्चे को कुछ ना, मैं तो नहीं जा सकती। द एल्डर वन वाज 3.5
एंड द सेकेंड वन वॉज 3 months. अच्छा, बहुत छोटे बच्चे थे। और उसको स्कूल में किया और छोटी को कैरी कॉट में डाला और फिर अम्मी के घर सुबह छोड़ा एंड अम्मी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हर एंड आई गो टू पिम्स. अच्छा, पिम्स में जाती थी आप. सही. तो आपको मदरहुड में सबसे बड़े चैलेंजेस जनरली क्या लगे थे? हमारे टाइम्स बच्चे तुम लोगों के टाइम से थोड़े डिफरेंट थे आई गेस. मुझे सबसे मुश्किल ये लगता था कि जब मैं वापस आती हूँ तो मैं अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पा रही, क्योंकि मुझे इन लॉज को, फैमिली को भी टाइम देना है, किचन को टाइम देना है. बच्चा रो रहा है तो अम्मी एक बच्चे को तो रखती थी शाम तक कि तुम रेस्ट कर लो, खाना बना लो, फिर मैं बच्चा भेज दूँगी. समझ आई? तो वो इस तरह ज़रा थोड़ा सा बच्चे, लेकिन इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि जॉइंट फैमिली के बच्चे बेहतर भी होते हैं, उतने पैम्पर्ड भी नहीं होते. जो बाद में मैंने इंडिपेंडेंट बच्चे पाले उनके नखरे ज़्यादा थे. हाँ. है ना? हाँ. वो तो बिल्कुल आपको ज़रा जॉइंट फैमिली वाले हैं कि थोड़ा ज़्यादा रोएंगे, उनको पता है माँ बिजी है, माँ इस वक्त घर के काम कर रही है, तो किसी और तरफ लग जाएंगे या कोई और उनको बुला लेगा, मेरी नन कहेगी, सिस्टर इन लॉ बुला लेगी, कुछ ना कुछ किसी और. अकेले पेरेंट के साथ तो बिल्कुल स्पॉइल्ड हो जाते हैं. हाँ, स्पॉइल भी हो जाते हैं. आई थिंक उनके पास कोई होता भी तो नहीं है ना. अब जॉइंट फैमिली में इतने ज़्यादा लोग हैं तो सब मिलके ही जैसे बच्चों को पाल रहे होते हैं. तो कहते हैं ये काम करिए तो चलो हम इनके साथ खेलते हैं, बात करते हैं, इधर आ जाओ. तो बच्चे के पास भी कोई होता है और माँ के लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम. हाँ, लेकिन समटाइम्स आई वांट टू फील लाइक कि यार नहीं, मुझे अपने बच्चों के साथ कोई टाइम गुजारना है, वो नहीं मिलता उस तरह जॉइंट फैमिली में. ये तो है आई थिंक. एंड स्पेशली कि व्हेन यू आर वर्किंग वुमन, तो सुबह आप काम कर रहे हो, फिर उसके बाद आप घर के काम कर रहे हो, तो बच्चों की बारी उस तरह. हाँ, उसमें पता है क्या, आप परफेक्ट डॉक्टर भी बनना है आपको, परफेक्ट वाइफ भी बनना है, परफेक्ट डॉटर इन लॉ भी बनना है, परफेक्ट मॉम फिर थोड़ी सी पीछे हो जाती है शायद. I think that's true. हाँ, I think that does happen. क्योंकि वहाँ पे आप अपने बच्चों को थोड़ा पीछे करके बाकी चीज़ों को पूरा कर रहे होते हो कि यार इनको मुझसे कंप्लेन ना हो जाए, ये लोग खुश हो जाएं. आप लोगों की खुशी को बहुत प्रेफरेंस दे रहे होते हो. That's true. मुझे लगता है मैंने आपका माइक भी हिलाया थोड़ा सा. कोई बात नहीं. तो हाँ, आई थिंक इट्स ट्रू. आई थिंक आपको वो एक्सटर्नल प्रेशर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि आप दूसरों का दिल रखने के लिए फिर इस तरह करते हैं. हाँ, तो आपको उस वक्त भी ये फील होता था विद योर किड्स, या उस वक्त बस आपने ये किया? उस वक्त इतना फील नहीं होता था, लेकिन बाद में मुझे फील होता था. जब मैं इंडिपेंडेंट और हुई और फिर मैं एक अपने घर में शिफ्ट हुई, तो फिर मुझे फील होता था कि मैंने अपने बड़े बच्चों को उतना टाइम उनके साथ टाइम दिया. लाइक कोई PTM कोई चीज़ मैंने उनकी हर जगह आई वॉज देयर, बट स्टिल मुझे लगता था नहीं यार, मुझे उनके साथ थोड़ा और टाइम चाहिए था. जैसे मैं छोटों को लेके पार्क्स में भी जाती थी और लाइक समझ आई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बहुत होती थी, फिर मैं ट्रैवल करती थी उनके साथ. लेकिन इन दोनों के साथ मैं वो नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी. एंड वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आई थिंक इट्स सो हार्ड, क्योंकि ट्रेनिंग आसान नहीं होती ना. ट्रेनिंग भी तो इतनी मुश्किल है, उसके साथ साथ पढ़ाई भी तो चल रही होती है. उसके साथ पढ़ाई भी चल, और बच्चे गोद में बिठाए हुए हैं और आप प्रेजेंटेशंस बना रही हैं, एंड देन साथ साथ आपने फीडर लगाया हुआ है, एक इधर और वो एक बच्चा आपके बाल पकड़ के लेटा हुआ है, एक इधर बैठा हुआ है. और फिर आपको पता चल रहा है कि घर में मेहमान आ गए हैं. तो इन लॉज में तो आप नहीं है कि डॉक्टर हैं तो आप बैठे हैं कमरे में, तो नहीं बैठ सकते ना. एंड आई वॉज द वन कि जो बहुत ही वार्म वेलकम देने वाला और सारा किचन संभालने वाला, और सो वो वाली भाभी ना, बड़ी भाभी, बड़ी बहन. तो वो इस वजह से ज़रा मैं उस रोल में बड़ी परफेक्ट फिट हो गई हुई थी. लेकिन टाइम फ्लाइज. हाँ, आई थिंक वो सोसाइटी में है कि औरतों ने काम तो करना शुरू कर दिया था, लेकिन डॉक्टर्स बन रही थी, टीचर्स बन रही थी, बहुत सारे और प्रोफेशंस ज्वाइन करी थी, लेकिन उनको आई थिंक सोसाइटी से उनकी एक्सपेक्टेशंस उतनी ही रहीं बाकी केसेस. ट्रस्ट मी, अच्छा, ये सिर्फ लिखने की हद तक नहीं है, ये बात प्रैक्टिकल है. ये मैं सुनती भी थी, देखती भी थी, और मैंने प्रैक्टिकली इस चीज़ को फील किया है, और मैंने लोगों से भी सुना था, बट मैं उस पर बिलीव नहीं करती थी तब तक कि डॉक्टर होगी तो अपने घर को होगी ना, माँ ने ये नहीं सिखाया या ये नहीं आता. तो वो फिर उस वक्त मैं इतनी इंटू हो गई थी कि मैं हर चीज़ अपनी मदर इन लॉ से पूछ के ना, तो हर वक्त कुकिंग में परफेक्ट होने में लगी रहती थी. और मैं बहुत खुश होती थी कि मेरे इन लॉज में सब ये कहते हैं कि तुम बिल्कुल हमारी मम्मा जैसा बनाती हो, तुम बिल्कुल खाना, तुम चपाती इतनी फूली हुई बनाती हो. मतलब आई वॉज गेटिंग परफेक्ट इन दैट फील्ड, एंड इट वॉज सच अ डिफिकल्ट फील कि वो इवन डॉक्टर बनने से ज़्यादा मुश्किल था. कि सबको कैसे गरम गरम देना है, किसी का खाना ठंडा नहीं होगा, किसी की चपाती ठंडी नहीं होगी. सो वो बड़ी ही ज़्यादा मुश्किल. मतलब ये एक रियलिटी है कि आप चाहे जो मर्ज़ी कर लो. मतलब मुझे तो इस तरह फील होता है कि औरतों के साथ आप अपने प्रोफेशन में, आप अपने काम में, आप किसी भी चीज़ में जो मर्ज़ी कर लो, लेकिन अगर आप घर में वो गरम गरम राउंड फुली रोटी नहीं बना रहे, तो
आपको वो प्रेज या अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है। हाँ। ठीक है, आप काम कर लो जाके, लेकिन रोटी भी सही बनानी चाहिए और खाना भी ठीक होना चाहिए। खाना भी ठीक होना चाहिए, क्योंकि आपको शायद अगर आपका हस्बैंड नहीं भी एक्सप्रेस कर रहा ना, तो एट सम पॉइंट वो ज़रूर करेगा, कहीं बैठा हुआ कि तुम भी सीख लो ये चीज़, कभी बना लिया करो ऐसा। सो वो यू फील लाइक नहीं मुझे करना है। लेकिन पता है बच्चे इतने सालों के बाद, अब अगर मुझे कोई पूछे ना, जैसे मेरी बच्चियाँ बड़ी हो गई हैं, तो मुझे लगता है कि ये टाइम भी चेंज हो गया है। बट शायद जब हम पढ़ते थे ना, पढ़ के हम घरों में काम अपने करने शुरू हो गए, अच्छे बहुएं बनना शुरू हो गई। नहीं, हमें प्रैक्टिकली अच्छा रहना था, हमें अपने प्रोफेशन को नहीं छोड़ना था। उसके साथ जब हम चलते ना, तो शायद रिकग्निशन डिफरेंट होती है। हम सिर्फ सोचते थे कि पढ़ लिया है काफ़ी है, कभी काम आएगा ये। मुझे लगता है मेरी ये फॉल्ट थी, मुझे आपने बीच में जो छोड़ा था। हाँ, जो भी हालात थे, थोड़ा करती ज़्यादा करती, बट मैं उसमें रहती। क्योंकि देखो अब भी तो कर रही हूँ ना, अब पिछले 15 साल से नॉन स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है। और अब वो स्टेज है कि ठीक है बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरा घर है, बट कुछ नहीं बनता तो इट्स ओके। मेरे बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड वही हस्बैंड है ना, या वही मेरी मदर इन लॉ है जो मेरे घर आती हैं और कहती हैं इट्स ओके, इट्स टोटली ओके, यू कैन ऑर्डर समथिंग। तो ना अब भी तो अंडरस्टैंड करें ना, बिकॉज यू आर डूइंग सो हार्ड एंड यू आर वर्किंग सो हार्ड और यू आर अर्निंग एज वेल, तो इट्स ओके। तो मुझे लगता है जब हम वो छोड़ देते हैं ना अपना, और हम टोटली उधर बैठ जाते हैं आराम से डिपेंडेंट होके, तो फिर वो हम पे डिपेंडेंसी की वजह से हम फिर सफ़र भी करते हैं। और इसी वजह से मैं अपने पेशेंट्स को भी हर एक को ये कहती हूँ कि बच्चों पढ़ाए, काम करो। ये जो हम काम नहीं करते ना, वो फिर हम सफ़र करते हैं। तो आपने डर्मेटोलॉजी में जब अपना स्पेशलाइजेशन कर ली, उसके बाद आपने इमीडिएटली हॉस्पिटल्स में काम करना शुरू कर दिया? नहीं, फिर मैं यूके गई, मैंने एक उधर से डिप्लोमा किया। अच्छा। उसके बाद मैंने एस्थेटिक्स में बहुत सारे कोर्सेज़ किए। उस दौरान मैं वापस आई तो फिर मैंने बहुत जगह अपने CV भेजे कि मुझे कहीं नौकरी मिल जाए, मैं नौकरी कर लूँ। सो पहली जो मुझे ऑफ़र आई वो अली मेडिकल से आई। अच्छा। सो मैं बड़ी हैप्पी हूँ, माय गॉड मैं अली मेडिकल में जाऊँगी। अली मेडिकल में गई तो देयर वाज सो मच ऑफ पॉलिटिक्स, और मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं कर सकती। लाइक आई एम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। मुझे पेशेंट दिखाओ, मैं तमीज़ से काम करूँगी, अपनी परसेंटेज लो, मुझे परसेंटेज दो, मुझे तनख्वाह दो, मैं घर जाऊँ। महीने में मेरी हालत ख़राब होगी उधर से, मैंने कहा मुझे नहीं काम करना। उसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया तो आई गॉट आई गेस फर्स्ट जॉब फ्रॉम शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। उनकी इवनिंग OPD स्टार्ट हो रही थी, तो दे नीड अ फीमेल डर्मेटोलॉजिस्ट, तो उधर मैंने ज्वाइन किया फिर। एंड यू कांट बिलीव कि आई हैव टू वेट फॉर अ वीक फॉर वन पेशेंट। तो मैं डिसअपॉइंट हो गई हफ्ते 10 दिन 20 दिन महीने बाद कि यार मुझे नहीं काम करना, मुझसे पास तो पेशेंट ही नहीं आता। सुबह वाले 9 to 5 बैठते हैं, उनके पास इतने पेशेंट्स होते हैं, मैं बेचारी बस बैठ के। तो मुझे किसी ने उस वक्त ये टिप दी थी कि ऑल यू नीड इज़ टू कम एवरी डे, दिस इज़ योर जर्नी और यू हैव टू कम एवरी डे। तुम्हारा अगर एक भी पेशेंट नहीं है ना, कोई बुक रीड करो, कुछ पढ़ाई करो, कुछ करो, शो योर प्रेजेंस एवरी डे, चाहे सालों लग जाए। आजकल के बच्चों में मैंने इस चीज़ की बहुत कमी देखी है, दे आर इनटू शॉर्टकट्स। आजकल के बच्चों को मैंने सब में देखा है कि हफ्तों क्या महीनों क्या, उनको तो दिन भी नहीं, मतलब आने, ये शायद कमाल आपके सोशल मीडिया का भी है, बट मतलब दे जस्ट जंप एंड दे फील लाइक यार हमारे पास तो ढेर सारा सब कुछ हो जाए। ये ऐसा नहीं होता था तब। तो फिर मुझे याद है मैं बैठी रहती थी। फिर हाँ, 1 साल बाद आई वॉज इनटू कि मेरी गुड OPD हो गई। फिर पीपल यूज टू नो मी कि हाँ डॉक्टर समन के लिए शाम को वेट करना है, फिर मेरे लिए लोग आते थे। लेकिन इसके बाद बताऊँ क्या, तब तक मेरा एम होता था कि मुझे पेशेंट मिले, मैं प्रोफेशनली ग्रो करूँ, लेकिन बस मुझे मिलता था बट उतना ही जितना, बस उस वक्त सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं था, वर्ड ऑफ माउथ था। एक पेशेंट गया, उसने 4 को बताया, इस तरह बढ़ते आफ्टर 3 years देयर वाज अ गुड नंबर ऑफ पेशेंट्स। कुछ लेसन्स होते हैं जो लाइफ आपको बहुत अच्छे सिखाती है। हम कुछ सोचते हैं, मेरे साथ तो ज़िंदगी में ऐसा हुआ है, मैंने जो सोचा है वो कभी नहीं हुआ। हमेशा वो होता है जो मैंने नहीं सोचा, और वो हमेशा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वही बात है, वो खुदा की मर्ज़ी से होता है गैस। इसी वजह से ये चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। सो उस वक्त मैं पेशेंट सोचती थी। फिर मैंने कहा कि मैं अपनी पहली अर्निंग जितनी मैंने जोड़ी 1-1.5 साल में, तो आई वेंट फॉर हज एट दैट एज। मैंने कहा मुझे हज करना। आई डोंट नो, मैं उसको बिल्कुल कोई इतना रिलीजियस भी नहीं थी, बस मुझे था मैंने हज करना। मैंने उम्रा भी नहीं किया हुआ था, मैं कभी सऊदीया नहीं गई हुई थी। फिर मैं हज के लिए गई, ठीक है। तो मुझे लगा कि बस वैसे ही हज चली जाती हूँ, थोड़े अपने गुनाह शुनाह माफ़ करवा के आती हूँ, एंड देन फिर आई विल स्टार्ट अ न्यू जर्नी। और स्कार्फ बड़ा सख्त वाला लेना शुरू किया, और उसके बाद मैं वापस आई। आई डोंट नो, आई वॉज डन विद माई फैमिली। मेरी 3 बेटियाँ थीं, और माई OPD वॉज गोइंग फाइन एंड एवरीथिंग वॉज परफेक्टली गोइंग फाइन। आई हैव नो क्लू, बट आई गॉट प्रेगनेंट। अच्छा।
मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं एबॉर्शन कराऊँ, मैं कहीं भागी, इधर भागी, उधर भागी, एंड बिकॉज आई कांट अफोर्ड अ चाइल्ड एज वेल कि मेरी रूटीन बहुत टफ है और मेरी प्लान में भी नहीं था और सब कुछ, बट मुझे सब ने कहा कि नहीं अम्मी ख़ास तौर पे कि नहीं मैं पाल दूँगी, इट्स ओके। और फियर एक बैक में ये भी था कि एक तो प्लान प्रेगनेंसी भी नहीं है, 3 बच्चियाँ मेरी प्लान थी हैं, दूसरा फियर था कि बेटी ना हो जाए। सोसाइटी का प्रेशर बहुत है। अच्छा। एंड आई यूज्ड टू क्राई एवरी नाइट कि अल्लाह ये क्या किया। मैं तो हज करने गई थी, अपने माफ़िया मांग के आई, वहाँ हज पे भी बड़ी मुश्किलें देखी कि अल्लाह मैं तो सब कुछ कहा था कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दो, तो इसका मतलब आपने मुझे और आजमाइश में डाल दिया ना। मैं तो पहले यही, मतलब बीइंग अ डॉक्टर स्टिल आई फील लाइक कि मैं बेटा मेरा नहीं हो सकता क्योंकि मेरे अंदर कोई कमज़ोरी है। सीरियसली आई यूज्ड टू बिलीव इट एवरी टाइम आई सी माई सेल्फ इन द मिरर, और मैं कहती थी कि मेरे अंदर कोई कमज़ोरी है, मेरा बेटा नहीं हो सकता। मेरी अम्मी ने कहा बेटी है तो मैं पाल दूंगी, तुम इसको मत करो। अब तुम, सब ने दोस्तों ने कहा हज करके आई हो, मत करो मत करो मत करो। मैंने कसम से वो 6 months 7 months इतना रो के गुजारे हैं कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं जेंडर पूछ सकूं। मैं कांपती थी। और मेरी गायनेकोलॉजिस्ट मेरी फ्रेंड होती थी शिफा में, और वो मुझे कहती थी बताऊं, तो मैं कहती थी नहीं, मैं रोना शुरू कर, प्लीज़ मत बताना, मुझे पता है बेटी है, मत बताओ। और मैं सिर्फ हर वक्त अपने आप को काउंसिल करती रहती थी कि मैं कैसे जीऊँगी इस सोसाइटी में ना, मैं नहीं कर सकती। और ट्रस्ट मी 7th month में जब मेरी इतनी एनजाइटी होगी कि मेरा ब्लड प्रेशर शूट करना शुरू हो गया और मेरी एनजाइटी से बुरी हालत होगी, एंड माई हस्बैंड वॉज सो सपोर्टिव कि वो हमेशा कहता था कि मुझे कोई मसला नहीं है, तुम क्यों सोचती ऐसे, मुझे कोई मसला नहीं है, और ये अल्लाह के साथ जंग मत करो, इट्स ओके। मुझे बेटियाँ बहुत प्यारी हैं, बट मैं कहती थी नहीं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं नहीं फेस कर सकती, मैं नहीं फेस कर सकती, मैं रोती जाती थी। फिर मुझे किसी ने बता दिया था शुरू में ही प्रेगनेंसी के फजर पे उठ के ना, तुमने फजर नहीं मिस करनी, और फजर पे उठ के तो ये सारी सूरतें हैं ये तुमने पढ़नी है और अल्लाह से बस दुआ किया करनी है, अल्लाह तुम्हारे हक़ में बेहतरी करे, तुम्हारे लिए आसानी करे। तो मैं पता है मैं फजर पे उठती थी और मैं रोते रोते, मुझे नहीं पता क्या टाइम हो जाता था, और उसके बाद मैं अपनी जॉब, बच्चे, और मैं किसी को बताती भी नहीं थी कि ये मेरी वीकनेस है, क्योंकि मतलब मैं तो बहुत लोगों का वो थी ना, मतलब मान थी। मैं अपने बाप का मान, और मुझे याद है कि एक डिनर पे मेरे आंसू निकल गए, तो मेरे अब्बू ने कभी मुझसे, उस ज़माने में बाप क्लोज तो होते थे बट एक्सप्रेस नहीं करते थे। बिल्कुल। तो मेरा बाप कहते थे कि बेटा, मैं उनसे कहती थी अब्बू फिर वही होगा, और मुझे तो वो कहते थे कि इस दफ़ा तुम्हारे बाप की दुआ है, तुम याद रखना, इस दफ़ा तुम्हारे साथ तुम्हारे बाप की दुआ है। हर दफ़ा ठीक है माँ की दुआ तो होती है, तुम्हारे बाप की दुआ है, तुम फिक्र नहीं करो। तो मैं बस बड़ी मुश्किल से, वो बहुत पेनफुल टाइम था, और मैं हर दफ़ा ये कहती थी कि बेटी बेटी। फिर अम्मी ने कहा अडॉप्शन, बस ये सब कुछ करते करते 7th month में ना, जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहना शुरू हो गई, तो मेरी डॉक्टर ने कहा कि नहीं, दिस इज़ द टाइम आई नीड टू टेल यू कि इट्स अ बॉय, बिकॉज शी वॉज माई फ्रेंड। तुम ट्रस्ट नहीं करोगी कि मैंने उसको कहा कि आई नो यू आर लाइंग, क्योंकि तुम मुझे तसल्ली देना चाहती हो कि मैं डिलीवरी तक पहुँच जाऊँ। मेरे अंदर बॉय नहीं आ सकता, हो ही नहीं सकता। सोचो मैं बीइंग अ डॉक्टर, तो ये भी आम औरत क्या होती होगी, मतलब वो कितनी तकलीफ से गुजरती होगी। उन्होंने अल्ट्रासाउंड में, उसने उस बंदी को कहा, वो अल्ट्रासाउंड करने वाली भी, क्योंकि आई वॉज एसोसिएट कंसल्टेंट इन शिफा, सो वो भी मुझे जानती थी, एंड दे टुक अल्ट्रासोनिक पिक्चर्स एज वेल ऑफ द बॉय, एंड देन दे शोड इट टू मी कि देखो इट्स अ बॉय। आई सेड नो, इट कांट बी। मैंने अपने 3D अल्ट्रासाउंड्स कराने गई, उन्होंने भी कहा इट्स अ बॉय। आई सेड नो, इट कांट बी। टिल द मोमेंट मैं बहुत परेशान थी। जिस दिन मेरा सिजेरियन प्लान हुआ, मैं गई, मैं उस दिन बहुत परेशान थी, हालांकि मेरे पिछले सिजेरियन से, पर मुझे सिजेरियन से क्यों डर लग रहा था, आई डोंट नो। मुझे पता था कि ये सब लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे यू वर मेंटली वेरी, आई थिंक नॉट वेल एट दैट टाइम, सो आप अपनी, और मैं अल्लाह से पता क्या दुआ कर रही थी, अल्लाह मुझे हिम्मत देना, मैंने दुनिया से लड़ने में कैसे लड़ूंगी। एंड यू कांट इमेजिन कि लोग मुझे कहते थे, मुझे लोगों ने बॉय बताया, मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था नहीं है, और मुझे लोगों ने कहा कि हमें लगता है कि इसका बॉय हो जाना है इस दफ़ा, और इसका हस्बैंड बहुत अच्छा है हर लिहाज से, ये ख़ुद बहुत अच्छी है, और अगर लड़का हो गया तो इसके पास तो सब चीज़ें पूरी हो जाएंगी, जो एक चीज़ की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। तो मुझे बहुत डर लगता था, और मुझे प्रेगनेंसी, मुझे याद है वो कैनुला पास करी थी जब मुझे सिजेरियन जाने के लिए, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे जब डिलीवरी हुई और उसने बेबी आउट किया, दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि माय हस्बैंड वाज विद मी इन द ओटी। उससे पहले किसी बच्चे की दफ़ा वो नहीं होता था, और उसने कहा ये देखो बॉय, इट्स अ बॉय, एंड ही वाज क्राइंग। मैंने रोना शुरू कर दिया, आई वॉज इन पेन, और मुझे उस वक्त फील हुआ जैसे मेरी हार्ट बीट बंद हो गई है।
फॉर सेकेंड्स एंड देन बस सब कुछ ठीक हो गया. मुझे लगा कि जर्नी कंप्लीट हो रही है, बट इट वॉज अ स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू जर्नी. अच्छा. जस्ट आफ्टर दैट व्हेन आई वाज शिफ्टेड इन द रूम, मुझे लगा जो मेरा हार्ट सिंक हुआ था, इट वॉज ड्यू टू द एंजाइटी. क्योंकि उन्होंने कहा एनेस्थीसिया वालों ने कि बहुत ड्रॉप हो गया बीपी. एकदम से उन्होंने मुझे रिससिटेट करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा शायद इसने एकदम से एंजाइटी ली है ना. सबको पता चल गया अच्छा जी ये सब बेटा हो गया, बेटा. ट्रस्ट मी, विद इन 24 आवर्स, मुझे आज तक याद है रमज़ान था और मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता था. हालांकि सिजेरियन के तो फ़ौरन बाद में खड़े होकर बैठी होती हूँ. मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ और मेरा एब्डोमेन बहुत डिस्टेंडेड था. अच्छा. एंड आई वाज कि ये वापस नहीं हो रहा एंड इट वाज वेरी पेनफुल. तो वो कह रही थी इट्स ओके, सब एक्साइटेड, कोई मुझे नहीं देख रहा था. जो मुझे मुबारक देने आते थे इवन मुझे लोग ब्लर नज़र आ रहे थे सब. लेकिन आई यूज़ टू बी वेरी हैप्पी डैप्पी कि यार ये कहेंगे शायद पता नहीं ये खुश नहीं है. तो मैं कहती थी, वो मुझे मुबारक देते तो मैं यूँ मुझे मतलब बिल्कुल बुरी हालत थी. इन्होंने मेरी फिजियो शुरू कर दी, शरीफा वालों ने मुझे सब ख्याल करना शुरू कर दिया, बट मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था. एंड एवरी पासिंग डे विद इन 48 आवर्स इट वॉज गेटिंग वर्स. मैं बार बार बता रही थी कि आई एम नॉट फाइन, बट उसी तरह जब बच्चे को इंजेक्शन लगने लगा, मेरा बीपी ड्रॉप किया. सारे लोग आ गए, मुझे इंजेक्शंस लगे, पता नहीं क्या हो रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही. आई वंडर क्यों नहीं आ रही. और फिर मैं ठीक हो जाती हूँ, फिर मैं हंसना शुरू हो जाती थी. अगले दिन मेरा डिस्चार्ज था रात के 5 बजे. सडनली मुझे ब्लैकआउट्स होने शुरू हो गए. मैंने शिफा वालों को, क्योंकि मैं खुद वहाँ की कंसल्टेंट थी, आई ऑर्डर्ड कि मेरा ब्लड CP कराया जाए, मुझे कुछ मसला लग रहा है. दे सेड यू आर परफेक्टली फाइन, यू आर परफेक्टली फाइन. मेरी डॉक्टर कहती है यू आर परफेक्टली फाइन. मुझे कहा मुझे अब CBC चाहिए, मुझे अभी चाहिए अपना CBC. उस हालत में मैंने कहा, रोज़े थे, उन्होंने CBC कराया, रिपोर्ट नहीं थी. मैंने कहा मुझे रिपोर्ट शो करें. उन्होंने कहा नहीं वो हमें लगता है गलत है, हम सुबह रिपीट करेंगे आपको डिस्चार्ज से पहले. मैंने कहा मुझे रिपोर्ट चाहिए. देन दे शोड मी द रिपोर्ट एंड द हीमोग्लोबिन वाज 5. I had an internal bleed going on for the past 2 days और जिसको कोई पिक नहीं कर रहा था. मुझे उस टाइम पे समझ आ गई, लेकिन जिस लम्हे देखो खुदा की कुदरत के मुझ तक उस रिपोर्ट आई, बिल्कुल ड्रेन हो चुकी थी. अपनी हिम्मत शायद खो चुकी थी. मुझे बिल्कुल ब्लैकआउट होके मैं अपने हाथ पाँव मेरे ख़त्म हो रहे थे, अपनी जान जा रही थी मेरी. उसमें भी मैंने फ़ोन पकड़ा और मैंने एक मैसेज लिखा अपने हस्बैंड को कि आई एम गोइंग इन टू द शॉक एंड आई डोंट नो आई एम गोइंग टू रिकवर इट और नॉट. और मेरा HB5 है एंड जस्ट बस इतना ही लिख पाई. और दूसरा मैसेज मैंने एक, खुदा के बाद 2 लोग हैं जिनका मैं सारी ज़िंदगी देना नहीं दे सकती. जब मिलते हैं मैं झुक के सलाम करती हूँ. एक मेरे सर्जन डॉक्टर गुलाम सिद्दीक और एक मेरे एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर सलमान. डॉक्टर गुलाम सिद्दीक को मैं बाद में जानी, डॉक्टर सलमान वॉज देयर. सो मैंने उनको भी मैसेज किया कि आई एम गोइंग इनटू शॉक एंड दैट्स इट. वो मैसेज बस सेंड किया है एंड इसके बाद मेरा ब्लैकआउट हो गया. आई डोंट नो वेयर आई एम. जब मेरी आँख खुली तो आई वॉज इन ICU और मैं कहती थी मेरे एब्डोमेन में कुछ है एंड दे वर जस्ट इंजेक्टिंग मी द इंजेक्शंस. नहीं कुछ नहीं है. अल्ट्रासाउंड वाला एब्डोमेन क्लियर. 24 आवर्स के लिए मैं ICU में रही. ICU के बाद उन्होंने कहा कि ये तो अनकॉन्शियस होती जा रही है. किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था. मैंने ज़बरदस्ती थोड़ा बोल के लोगों को समझाया मेरा एब्डोमेन देखो. अच्छा. आखिर में उन्होंने कहा शायद हम तौलिया भूल गए. सीरियसली, मैं डॉक्टर होते मेरी फ्रेंड ने बाहर भाग के, डॉक्टर गायनी वाली का नाम नहीं लूँगी, उसको जाके कॉल की कि शायद तुम टॉवल्स भूल गई हो. इट वॉज नॉट टॉवल्स. क्योंकि जब मैं ICU आई उन्होंने मुझे ब्लड थिनर्स लगा दिए. उनका ख्याल था क्लॉट लंग्स में ट्रैवल कर गया और उसकी वजह से जितना ब्लड मेरे अंदर इकट्ठा हुआ था वो सब क्लॉटेड हो गया. और उनको अल्ट्रासाउंड में लगा कि ये टॉवल्स है. दिस सेड ओपन हर अप एज सून एज पॉसिबल. मैं दोबारा OT में गई एंड द गायनी लेडी सेड कि जल्दी से करें, छोटा सा हीमोटोमा खोल दें. उस वक्त तक मेरी सेंसेस कह रही थी कि कुछ बड़ा है. और डॉक्टर सलमान वॉज देयर ऑलवेज कि नहीं, छोटे OT में नहीं खोलना. मैं 4 घंटे वहाँ छोटी सी वो जो नहीं होती उनकी स्ट्रेचर, उस पर पड़ी रही कि उन्होंने कहा छोटे OT में नहीं खोलना. और सब ने कहा नहीं रोज़ा खुलने का टाइम हो रहा है, हमें अफ्तारी पे जाना है. मतलब दे वर ऑल माई फ्रेंड्स बट एवरीबॉडी वॉज टेकिंग मी. सो they were not taking it seriously, no? Yeah, they were not. They were just कि यार जल्दी से करो और जाओ. बट डॉक्टर सलमान वास के नहीं, ओपन नहीं करना. पता नहीं क्यों. 4 घंटे के बाद मेरी बारी आई बड़े OT में. उस OT में वो गए. उसके बाद मुझे नहीं पता, मुझे तो GA दे दिया. आई हैव नो क्लू कि क्या हुआ है. उसके बाद जब मेरी आँख खुली है तो मुझे पता चला है कि आई हैव 5 to 6 आवर्स सर्जरी, जिसमें गायनी वाली ने बीच में बहुत ढूंढने की कोशिश की कि कहाँ से ब्लीड कर रही है, क्योंकि वेसल कट डाउन हो गई थी ड्यूरिंग द सिजेरियन, उसको नहीं मिली.
और फिर ब्लीड जब बढ़ती चली गई एंड इट वॉज 2 लीटर ऑफ ब्लड, शी लेफ्ट फॉर द अफ्तारी एंड देन लेटर ऑन दे कॉल्ड कि सर्जन बुलाएं, इस वक्त कौन सर्जन आ सकता है, एंड डॉक्टर गुलाम सिद्दीक वॉज नहीं, बल्कि बाई चॉइस उन्होंने कहा कि डॉक्टर गुलाम सिद्दीक को बुलाया जाए क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ये डॉक्टर साहिबा हमारी शिफा की हैं तो सर को बुलाना ज़रूरी है। ये मुझे भी नहीं पता कि सर कब आए। सुना सर ने आके 3 आवर्स की सर्जरी की जिसमें मेरे इंटेस्टाइन्स हर चीज़ उन्होंने बाहर निकाल दी, और वो मुझे जानते भी नहीं बिल्कुल, ठीक है, रैंडम पेशेंट हूँ जो लेटा हुआ। और उसके बाद उन्होंने ड्रेन्स, वेंटिलेटर, एनजी सब कुछ डाल के मुझे भेज दिया। मेरी जब आया मैंने आंखें खोली तो बस मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। आई वॉज इन ICU और ऑन वेंट और मुझे कुछ नहीं पता, और उन्होंने कह दिया कि अब भी अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती तो देन वी हैव टू मेक अ मिड लाइन इंसिजन एंड ओपन हर अप। और वो 24 घंटे क्रिटिकल थे कि मैं देख भी नहीं सकती, मुझे पता भी नहीं है, मैं सिर्फ आँख खोल सकती हूँ। और मुझे वो आके सिर्फ ड्रेन्स में देख रहे थे कितना ब्लड आ रहा है, और मुझे उनके सिर्फ सुनना होता था कि वो क्या कह रहे हैं और आसपास के कौन से लोग एक्सपायर हो रहे हैं, किन के डेथ सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं और मेरी बारी कब है। Seriously, being a doctor and treated so rudely, I was so disappointed कि हम जो ओथ उठाते हैं, हम डॉक्टर्स तो सब बन जाते हैं, हम पैसे भी सब कमा लेते हैं कसम से, लेकिन ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे हम इतने ब्रूटल हैं, हम इतने बुरे हैं, हमें कोई परवाह नहीं है कि हम किसी के साथ क्या करें। मेरे कैनुलास लगाते हुए भी इवन ये सिस्टर्स भी आपको पंचर करेंगी, आपको ब्रूजेस करेंगी, उनको कोई परवाह नहीं किसी को कितना पेन। खैर इवेंचुअली 24 to 48 आवर्स के बाद मेरा ब्लड आना रुक गया, खुद बहुत आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया। दे सेड नहीं हम सर्जरी नहीं करेंगे। आप इमेजिन नहीं करोगे कि वो बंदा मुझे नहीं जानता, लेकिन वो 7 बजे घर से निकलता था सर्जन, एंड ही यूज्ड टू विजिट मी फर्स्ट। आई वॉज द फर्स्ट पेशेंट। मुझे नहीं पता उनके लिए पूरा वार्ड इंतज़ार कर रहा होता होगा, उनकी इतनी भरी हुई OPD है कि वो मेरे पास क्यों आते थे। मैं बोल भी नहीं सकती थी। फिर जब मेरा वेंट से मैं हटी और जब मेरी ज़बान थोड़ी खुली तो मेरे सिर्फ आंसू गिरते थे, और वो जो विंडो थी ना जिससे वो सुबह मेरा आके कपड़े बदलती थी नर्सेज और वो मुझे ब्रश कराती थी वहीं लेटे लेटे, और मेरा हेड वॉश होता था, और वो विंडो से सनलाइट आती थी, और वो ब्लाइंड से मैं सनलाइट देखती थी तो मैं कहती थी या अल्लाह इतनी खूबसूरत सनलाइट मैंने एंजॉय कभी नहीं की, मैंने क्यों नहीं की अपनी ज़िंदगी में। इतना दरूद शरीफ मैंने कभी नहीं पढ़ा। मुझे जाने से डर नहीं लग रहा था उस वक्त भी, मुझे सिर्फ ये डर लग रहा था कि मेरे बच्चे, और ख़ास तौर पे वो बच्चा जिसको मैं सोचती नहीं थी कि मैं बेटा पैदा कर सकती हूँ, वो घर चला गया 3 दिन बाद और मैं नहीं जा सकी, और वो किसके पास है और किस हाल में है मुझे नहीं पता। और उसको भी सुना है मेरी माँ जिसका कितना बड़ा दिल होगा कि उसकी बेटी ICU में है, ज़िंदगी मौत का कुछ पता नहीं है उसको, और वो उस बच्चे को भी संभाल रही है, मेहमानों को भी संभाल रही है, और रात को भी उस बच्चे को अपने सीने पर रख के सो रही है कि मेरी बेटी का बेटा है, मैं किसी को नहीं दे सकती इसको भी। तो बेटा बस उस तरह लाइफ ने मुझे 10 दिन वहाँ फिर गुजारने पड़े आहिस्ता आहिस्ता। फिर मैंने सर से एक दिन बात की कि सर मुझे इन लोगों से बचा लें, मर जाऊंगी, मैं इन लोगों के हाथों में नहीं रहना चाहती। उन्होंने उस दिन ऑर्डर्स दिए, मुझे आज तक याद है कि इसकी कोई ट्यूब सिंपल NG ट्यूब भी कोई आउट नहीं करेगा, इसका जो ट्यूब, जो इंजेक्शन, जो कैनुला मैं खुद करूँगा। सीरियसली आप नहीं सोच सकते। वो आते थे सुबह, कहते थे बेटा बताओ किधर दर्द हो रहा है, खेती थी इधर, और वो उसको खुद हिलाते थे, वो खुद फिक्स करते थे, कहते थे ये थोड़ा सा ब्लड है मैं खुद ड्रेन करूँगा, और अब इस बच्ची को हाथ ना लगाना, तुम लोगों ने बहुत इसको तकलीफ़ दे दी। फिर वो चले जाते थे। फिर उन्होंने मुझे रूम में खुद शिफ्ट कराया, उन्होंने मेरी एक ड्रेन, वो मेरा एब्डोमिनल गर्थ मेरी बहन बाहर से आई वो मैनेजर करती थी, कहती थी कोई नर्स इसको हाथ नहीं लगाएगा। डॉक्टर सलमान आते थे, पूछते थे पेन, हाँ अब मैं लगाऊंगा ड्रिप तुम्हें। मतलब इस तरह फिर मैंने रिकवर किया। मेरे बहन भाई, मेरे अब्बू अम्मी और डॉक्टर गुलाम सिद्दीक और डॉक्टर सलमान। 15 दिन बाद मुझे पानी का पहला घूंट दिया गया। कसम से दुनिया की इससे मज़ेदार चीज़ मैंने कभी नहीं चखी थी। वो दिन और आज का दिन है, अल्लाह का तो मैं शुक्र अदा करते नहीं थकती कि कैसे। और उसके बाद मेरी OPD तुम इमेजिन नहीं करो कि मैं 1 महीने के बाद OPD में वापस थी। मेरी 15 to 20 पेशेंट्स की OPD थी, एंड इट वाज जस्ट 2 hours OPD फ्रॉम 6 to 8। मेरे पेशेंट्स डबल हो गए, मेरे पेशेंट्स 3 टाइम हो गए, मैं 60 की OPD पे पहुंच गई।
लोग सारा दिन बैठ के मेरा इंतज़ार करते थे डॉक्टर साहब, मैं रात के 10-10 बजे तक फारिग नहीं होती थी। 5 साल मैंने फिर शिफा को दिए। 5 साल के बाद शिफा को मैंने कहा कि यहाँ एस्थेटिक्स बनाते हैं। दे सेड नो, वी डोंट वांट इट। आई सेड आई हैव टू डू इट। उन्होंने कहा नहीं। फिर मैंने एक क्लिनिक पे जाके एस्थेटिक्स स्टार्ट की, उस पर उन्होंने ऑब्जेक्शन की। फिर आई मेड माई ओन क्लिनिक, उस पर उनको प्रॉब्लम आई। फिर आई लेफ्ट शिफा। अच्छा, so you were working in Shifa and you made your own clinic, but they were not. उन्होंने कहा 2 जगह नहीं बना सकती। फिर जब मैंने बना लिया, फिर उन्होंने कहा मशीनें लेके इधर आ जाओ। मैंने कहा अब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कर चुकी हूँ। सो देन आई स्टार्टेड इंडिपेंडेंटली। सो एट दैट टाइम आई मेड डर्मा ब्लिस और इट वाज अ बेबी। और फिर मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता पहले इंडिविजुअली एंड देन आई मेड अ टीम एंड एवेंचुअली मुझे फिर इतने अच्छे लोग मिलते चले गए कि मतलब ब्लेसिंग्स थी मेरे लिए। मेरे साथ जो डॉक्टर्स थे वो भी ब्लेसिंग्स थी जो मेरे साथ में आ रहे थे, जो लोग थे, मतलब इट वाज ऑल अ वेरी नाइस जर्नी। तो मुझे बताएं कि आपका इंटरेस्ट डर्मेटोलॉजी से एस्थेटिक्स में आया, कैसी आपको लगी एस्थेटिक्स की फील्ड व्हेन यू फर्स्ट गॉट इनटू इट? बिकॉज आई थिंक थोड़ा सा वो भी होता होगा ना कि एक स्टिग्मा अटैच टू इट, या यू नो, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये रियल वो नहीं है, मेडिकल नहीं है, या ये तो एक एस्थेटिक्स है, कॉस्मेटिक्स है, दिस इज़ नॉट मेडिकल एज सच, राइट? लेकिन पता है क्या, उस वक्त इतना लोगों को आता भी नहीं था, इक्विपमेंट का भी नहीं पता होता था। लोग बहुत गलतियां कर रहे होते थे, लोग बहुत जला रहे होते थे, लोगों को बहुत, अभी भी इवन जैसे केमिकल पील्स हैं, लोगों को नहीं आती करनी। सो इट वॉज वेरी गुड टू बी अ पायनियर। मैंने पहली PRP का सेशन, मेरी दोस्त होती थी इटली से, मैं उसको लेके आई थी, और शी वॉज अ प्लास्टिक सर्जन एंड हमने हॉलीडे में अरेंज किया था और हमने सारे डॉक्टर्स को बुलाया था एंड वी इंट्रोड्यूस्ड अ PRP। तो लोग कहते थे क्या, इट्स 15 years बैक, PRP क्या है, PRP नहीं। और अब वही PRP हर बंदा कर रहा है ना। तो मतलब ये वो वाली चीज़ें थी जो बहुत शुरू में थ्रेड्स लेके आई, पील्स लेके आई सारी बाहर से, तो वो उस वक्त लोग समझते नहीं थे, लेकिन कम से कम मुझे पता होता था कि ये सही काम है, इसको ऐसे करना है, इसकी लिमिटेशंस हैं, रियलिटी क्या है। ख़ास तौर पे एस्थेटिक्स में आजकल लोगों को रियलिटी तो पता ही नहीं। लोग तो कहते हैं ये शक्ल है, हमें ऐसा बना दो, ये लिप्स हैं, हमें ऐसा बना दो। यहाँ क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चल रहा है, लेकिन यहाँ भी अब इस चीज़ का बहुत क्रेज़ हो गया। सो मुझे लगता है कि बस प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी ज़रा क्या कहते हैं, लॉजिकल भी होनी चाहिए। अच्छा, वी नीड टू से नो, वी शुड से नो टू द पेशेंट्स। और हमें सिर्फ पैसा नहीं कमाना एस्थेटिक्स से, हमें बहुत बहुत ध्यान से चलना है। अच्छा, सो आपने कहा कि वी नीड टू से नो टू द पेशेंट्स। इस बात से आपका क्या मतलब है कि ये देखना है कि वो क्यों ये करवाना चाह रहे हैं और उनको नहीं करवाना चाहिए, या ये उनके लिए ठीक नहीं है? व्हाट इज़ योर थॉट बिहाइंड दैट? देखो, जैसे अब मैं सोचती हूँ ना कि लाइक एस्थेटिक्स के अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें। एंटी एजिंग का प्रोसेस 40 के बाद, 35 के बाद स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग विद द क्रीम्स, सिरम्स, देन द मशीन्स। हेयर रिमूवल किसी एज ब्रैकेट में भी हो जाएगा। फिलर्स, बोटॉक्स, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट है, ठीक है। अब डिफरेंस होना चाहिए थोड़ा सा। अब मुझे पता चलता है जैसे कि शोबिस के लोग हैं, उनका बनता है, क्योंकि उनकी वो कहते हैं ना कि दिखेंगे नहीं तो बिकेंगे कैसे। सही है, इट्स पार्ट ऑफ देयर कैरियर है ना, उनका कैरियर वो बेचारों ने मेंटेन करना है उसको। हम लोगों ने क्या किया कि हम ख़वातीन ख़ास तौर पे, मेल्स तो चलो अपनी जगह, हमने भी एक सोच लिया, ठान ली कि बस हमने बूढ़ा नहीं होना। ठीक है, बूढ़ा नहीं होना, एज नहीं। अब वो 20 years की भी लड़की है ना, तो वो कहती है कि मुझे तो अभी से एंटी एजिंग पे वर्क करना शुरू कर दो, मुझे तो अभी से बोटॉक्स लगाना है। मुझे काफ़ी लोगों के डार्क सर्कल्स होते हैं, मैं करती हूँ अंडर आई फिलर्स, लेकिन जहाँ मुझे लगता है नहीं ज़रूरत, मैं कहती हूँ नहीं ज़रूरत, नहीं करूँगी। काफ़ी लोगों को कहते हैं कि मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि ये अभी कर दें, थ्रेड्स अभी कर दें, नहीं करने भाई, ये नहीं ज़रूरत। वो नहीं सुनना चाहते। ग्लूटाथान लगाना ही लगाना है, पठान मियाँ साथ बैठा है, ग्लूटा लगा दो, वाइटनिंग चाहिए, नहीं ज़रूरत आपको लगाने की। सो वो फिर मैं नहीं लगाऊंगी तो कहीं और से लगवा लेंगे, बिकॉज दे नीड इट। तो आपने अपनी इस प्रैक्टिस में ऑब्ज़र्व किया कि लोगों में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं, या वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के शिकार हैं, और क्या आपको लगता है कि डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो साथ साथ उनकी इन चीज़ों में काउंसलिंग करें?
देखो मुझे ये एक मेजर डिफरेंस जो लगा ना, एस्थेटिक्स हमारे पास आई थी इंटरनेशनल से नेशनल हुई ना, तो जब मैं अभी भी इंटरनेशनल जाती हूँ ना तो थिंग्स आर डिफरेंट. अच्छा. इंटरनेशनल जो कॉन्सेप्ट है ना, इट्स अबाउट मोर मी, आई एंड माई सेल्फ और ब्यूटिफिकेशन. कि यार मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसे बनना है, मुझे ये लिप्स अच्छे लग रहे हैं, मुझे आईब्रोज आर्ची फॉक्सी आईब्रोज पसंद है, या मुझे ऐसी आईब्रोज पसंद है, या मुझे ये लिफ्ट पसंद है, या मुझे ऐसी चिन बनवानी है. इट्स ऑल अबाउट मी, आई. यहाँ पे नेशनल लेवल पे ना मी और आई मैं बहुत पीछे देखती हूँ. अच्छा. फीमेल्स में ख़ास तौर पे इट्स मोर अबाउट, अगर शादी नहीं हुई है तो मेरा रंग ऐसे रिश्ता नहीं आ रहा. मेरी अम्मी कहती हैं कि यार तुम रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्ते वाले ऐसी बातें कर रहे हैं, तुम्हारे मुंह पे दाने हैं, रिश्ता अफेक्ट हो रहा है. सो सैड, सो सैड. स्कार्स हैं, रिश्ता इफेक्ट हो रहा है. अच्छा जी, रिश्ता हो गया है तो हस्बैंड कहता है तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों है, बाकियों का ऐसा तो नहीं है, आप मुझे ऐसा बना दें, मेरी आप पतली हो. ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बहुत पतली थी एट द टाइम ऑफ माई मैरिज. इतनी पतली हो, इतनी सूखी हुई, ओए है बहुत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही. अब मोटी हो, अल्लाह इतनी मोटी, अल्लाह तुम पतली क्यों नहीं हो जाती. प्रेग्नेंट हो गई है तो यार इतनी जल्दी प्रेग्नेंट क्यों हो गई हो, प्रेग्नेंट नहीं हो रही हो तो क्यों नहीं प्रेग्नेंट हो रही. यार दिस इज़ देयर पर्सनल मैटर, यार उनको जीने दो, ठीक है. ये चीज़ें. उसके बाद क्या है कि प्रेगनेंसी के बाद तुम वापस क्यों नहीं हो रही. जिम जाओ, कुछ करो. ख़वातीन आके कह रही हैं हमारा हस्बैंड इंटरेस्ट नहीं ले रहा हमें, कुछ ऐसा कर दें कि मैं अपने मियाँ को अच्छी लगूँ. सो मैं हमेशा हंसते हुए, इट्स अ जोक एक्चुअली, लेकिन मैं उनको कहती हूँ मियाँ को तो मैं कभी अच्छी नहीं लगी तो तुम लोग कैसे लगोगे. लाइक बीइंग इन दिस फील्ड. सो दिस इज़ अ रियलिटी. बेसिकली हमें अपने आप के लिए अच्छा बनना है, पतला होना है, ग्रेसफुल होना है, ग्रेसफुली एज करना है, प्रोसीजर्स कराने हैं अपने लिए. प्लीज़ थिंक अबाउट इट. आप लोगों को खुश कभी नहीं कर पाओगे. एक बहुत प्यारी बच्ची है जिसको मैं हमेशा कोट करती हूँ, मैं अपने पेशेंट्स को भी बताती हूँ कि शादी से पहले वाले प्रोसीजर्स जो भी छोटे मोटे उसने कराए, शी वेंट टू चाइना. 1 साल नहीं आई, 1 साल के बाद छुट्टियों पे आई. और सीरियसली वो जब मेरे पास आई तो मैं बहुत क्लोज हो जाती हूँ अपने पेशेंट्स के, ये भी मेरा एक प्रॉब्लम है. तो उसने कहा कि, मैंने कहा हाँ आ गई हो, चलो लेज़र कर देते हैं, चलो ये कर देते हैं. उसने कहा नहीं, मुझे कुछ डिफरेंट प्रोसीजर्स चाहिए. मैंने कहा बोलो बेटा, जो कहोगी करेंगे. उसने कहा मुझे चाइनीज़ बना दें, मेरी नोज़ बहुत खड़ी है, इसको बिठा दें, मेरे लिप्स बहुत डिफाइंड है, इनको बहुत वो कर दें, मेरे चीक बोन्स को हल्का करें, मेरे बालों को स्ट्रेट करें प्लीज़. तो मैंने कहा नहीं प्लीज़ ऐसे नहीं कहो, तुम्हारे फीचर्स बहुत अच्छे हैं, यू आर ब्यूटीफुल. कहती नहीं डॉक्टर समन, जब मैं उधर पहुंची तो आई केम टू नो कि शी हैज़ अ चाइनीज़ गर्लफ्रेंड और वो तुम्हें घर आता ही नहीं है, उसको तो मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं है. फिर मैंने उसके बच्ची के साथ या बेटी के साथ इतनी काउंसलिंग की कि बेटा इट्स नॉट अबाउट द चाइनीज़ फीचर्स, it's about your insecurities या about his insecurities. प्लीज़ कम आउट ऑफ इट. वो रोती रही, वो मुझे कहती रही कि मुझे कर दो. मैंने उसको कहा मैं नहीं करूँगी. उसके बाद वो कभी नहीं आई वैसे. अब या तो वो जो भी हुआ होगा. तो मैं कहती हूँ कि बच्चों को बच्चियों को ये समझना बड़ा ज़रूरी है. लास्ट वीक आई वॉज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद अ लेडी, शी हैड 3 kids, वेल सेटल्ड, पढ़ी लिखी, लेकिन वही बात, जॉब नहीं करती, घर में है क्योंकि मियाँ कमाता है, घर बड़ा वेल सेटल्ड है, बहुत पॉश लोग हैं. बाल सीधे कर दो मेरे. वो भी तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, क्यों सीधे करने हैं? क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड के बाल से. सो मतलब समझ आई. लाइफ में हम लोग अपने लिए नहीं जीना सीखे. हम ख़वातीन को अपने लिए जीना कब आएगा? मैं उसको कह रही हूँ जॉब शुरू करो, वो इस पर आई नहीं रही. तो हम ख़वातीन में ज़रा आपका भी प्लेटफॉर्म अच्छा है, आप भी ये ज़रूर करें, सिर्फ पढ़ना नहीं, प्लीज़ अपने लिए ख़ुद कमाना भी है. जब आप अपने लिए ख़ुद कमाएंगे तो उस इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं कि आप बदतमीज़ हो जाएंगे, आप रूड हो जाएंगे या आप किसी की सुनेंगे नहीं, बट आप और बहुत पहले से ज़्यादा हम्बल हो जाएंगे. लेकिन आपको पता होगा कि आपका एक बैंक अकाउंट है, यू अर्न योर सेल्फ, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन समबॉडी. वो जो डिपेंडेंसी है ना, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर जाती है आपकी पर्सनैलिटी को. That's what I feel. I think एक मेंटल गुलामी सी भी हो जाती है ना. हाँ. हमारा दिल कहाँ गया, हमारा सोल कहाँ गया जो इतना प्यारा है और वो जो इतनी खूबसूरत शक्लों के पीछे शायद नहीं है. बिल्कुल नहीं. बहुत बहुत इंटरेस्टिंग आपने ये बात की कि एस्थेटिक्स अपने लिए ब्यूटिफिकेशन करना या अपने आप को वो करना, उसके पीछे जो इंटेंशन है, That's wrong. हाँ, that's wrong. It's very eye opening for me कि क्यों आप ये चीज़ करना चाह रहे हैं.
ये बड़ा ये तो मैं सिर्फ आपसे बात कर रही हूँ स्टैटिक्स की. आई केम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पेशेंट्स हु गो अंडरगो द प्लास्टिक सर्जरीज. और इट्स नॉट अबाउट ओनली द प्लास्टिक सर्जरीज ऑफ द फेस, ऑफ द बॉडीज, लाइपोसक्शंस, बहुत सारी रिजुविनेशन ट्रीटमेंट्स. जस्ट एक 60 ईयर्स ओल्ड आके मुझे ये कह रही है क्योंकि मेरे हस्बैंड 70 ईयर्स ओल्ड है, उसको 20 ईयर्स ओल्ड 25 ईयर्स रिसेप्शनिस्ट से मुझे कंपेयर करे. समझ आई? उस बंदी ने लाइफ दे दी यार तुम लोगों को, बच्चे दिए, उनको पढ़ाया, उनकी शादियां कर दी, इतने सक्सेसफुल उस वक्त जब वो बिल्कुल सब कुछ दे चुकी है अपनी ज़िंदगी का. तो अब आप चाह रहे हो कि और मैं उसको कह रही हूँ मत जाओ, और वो आगा खान जाके भी सर्जरीज करा रही है टू चेंज हर बॉडी. हाउ पेनफुल दिस इज. वो नहीं रोती, मैं उनके साथ रोती हूँ, पता है फिर. और आज आपके प्लेटफॉर्म पे आने का मकसद मेरा ये बातें करना नहीं था, बट मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि लाइक शायद किसी का कुछ समझ आ जाए लोगों को कि यार ऐसे नहीं. मैं मेल्स को क्यों नहीं देखती इनसिक्योरिटीज़ में अपने माशरे में? क्यों? गंजे नहीं है? मैं उनसे कहती हूँ जाओ, वो गंजा नहीं है, काला नहीं है, मोटा नहीं है, नहीं वो कमाता है. तुम भी मैंने कहा बहुत प्यारी हो, हर बेटी प्यारी है, बेटों से कहीं गुना ज़्यादा. हाँ, असल में औरतों को इस चीज़ पे बिकॉज वो अपने पैसे नहीं कमा रही, वो कुछ कर नहीं रही और पढ़ के घर बैठ गई हैं कि हमें बच्चों को हमने अच्छी माँ बनना है. नहीं, और उनको लगता है कि बस अब उनका काम ये ना कि उनको खूबसूरत लगना है, क्योंकि वो काम शाम तो पैसे तो कमा के नहीं आ रही, तो खूबसूरत भी नहीं लग रही अपने हस्बैंड के लिए, तो फिर वो क्या करें. और देखो हस्बैंड बाहर जा रहे हैं ना, सबको देख रहे हैं कि यार ये इंडिपेंडेंट औरतें हैं, और वो अपनी को इंडिपेंडेंट नहीं होने देता है. बिल्कुल सही आपने कहा. क्योंकि वो फिर इंडिपेंडेंट होगी तो वो फुल्का नहीं बन सकेगा ना, और वो उस तरह उसको डोमिनेट भी नहीं कर सकेगा. लेकिन अब आप लोगों की जनरेशन बेहतर जनरेशन, मैं अपनी बच्चों को देखती हूँ, दे आर मच बेटर. आपको बुरा लगेगा कुछ, आप किसी तरीके से भी एक्सप्रेस करेंगे कि आपको बुरा लग रहा है. बिल्कुल. आपको कोई चीज़ हर्ट करेगी तो आप बताएंगे, आप हमारी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे, या एक ही दफ़ा ब्लास्ट नहीं होगा आपका. बिल्कुल. हमें डर लगता था कि यार ये कहेंगे तो बुरा लगेगा, तो दैट्स रियली गुड चेंज. लेकिन अच्छी चेंज भी है और एक तरह से थोड़ी बुरी भी है कि वो आप लोगों की फिर कोई बाउंड्रीज नहीं है. मुझे लगता है कुछ लोगों की तो है, लेकिन कुछ लोगों को फिर समझ नहीं आती कि कहाँ तक बाउंड्री रखनी है. वो सही प्रोस एंड कॉन्स है. आपको क्या लगता है, क्योंकि आप इतने साल से काम कर रही हैं इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में, ये व्हेन इट कम्स टू पेशेंट साइड, क्लाइंट साइड, हाउ हैज़ दिस इवॉल्व्ड इन द सेंस के आई एम श्योर पहले से बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं. उसकी वजह ये है कि अवेयरनेस बहुत हो गई है, एक्सेप्टेंस आ गई है एस्थेटिक्स की, पहले इतनी नहीं थी, वो तो आ गई है. बट डू यू थिंक कि ये जो आपने एक तो बोला कि लोगों की इंटेंशंस ऐसी होती थी, वो चेंज हुई हैं या वर्स हो गई हैं, इन द सेंस कि डू यू थिंक कि वर्स हो गए? वर्स हो गए. क्यों आपको लगता है वर्स हो गए? क्योंकि मुझे ये बात पता है, मुझे बहुत बड़ा पैराडॉक्स लगती है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ अगर मैं कर सकूँ, कि इससे पहले ना आजकल के ज़माने में ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर बहुत अवेयरनेस है, बहुत कॉन्वर्सेशन है, इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर बहुत, अपने आप को अपने लिए ब्यूटिफाई करने की कॉन्वर्सेशन बहुत, सेल्फ लव की, सेल्फ केयर की, इंडिपेंडेंस की, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, इन सारी चीज़ों की कॉन्वर्सेशन है. लेकिन फिर भी why are women today more inclined towards changing themselves and more inclined towards these क्या इनको कहते हैं? आपको पता है इनिशियली जब ये स्टार्ट हुई था सारा कुछ, ये बहुत अपर क्लास से स्टार्ट हुआ था. बिल्कुल जी. अब तो लोअर मिडिल क्लास. मैंने परसों एक पेशेंट देखी एंड सीरियसली मुझे लगा कि ऐसे ही आ गई है, शायद किसी पार्लर में जाना होगा थ्रेडिंग कराने, बेचारी ने चप्पल पहने हुए, एंड मतलब बहुत और मैंने बहुत अच्छी तरह उनसे बात की, बिठाया, खैरियत से आए हैं आप लोग. उसके साथ उसकी मदर थी, उन्होंने कहा हम छुप के आए हैं. सो मैंने कहा खैरियत है. एंड वो जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे, उसने बताया उस बच्ची ने कि उसकी शादी हो गई थी 16 ईयर्स में, नाउ शी इज 22, यार पता नहीं 22 के 23, और वो बच्ची बहुत वीक सी थी, और उसने बताया कि मेरे 6 बच्चे हैं. अच्छा. और उसके बाद वो मुझे बताती है कि मैं अपनी माँ को लाई हूँ साथ, और मैं छुप के आई हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रेच मार्क्स ख़त्म कराने हैं, फिर उसको ब्रेस्ट सैगी है, उसको ठीक करना है, उसको लिफ्टिंग करनी है,
और फिर उसने मुझसे प्राइसेस ली। जब मैंने उसको बहुत कम के करीब बताई कि बेटा ये तो बड़े महंगे प्रोसीजर्स हैं, तो उसने कहा कि मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकती, लेकिन मैं ऐसे जी भी नहीं सकती। और वो कुछ और बोल भी नहीं रही थी, और माँ भी उसको समझा रही थी, और वो बस रो रही थी और कहती नहीं मुझे कराना है, मुझे कराना है। तो आई कैन अंडरस्टैंड ना, आई कैन रिलेट थिंग्स ना। तो लेकिन अब मसला ये है कि मुझे लगता है कि पता नहीं ये सोसाइटी का कोई मसला है जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए। एंड डू यू थिंक कि अब क्योंकि मुझे किसी और ने बताया था, वो भी एस्थेटिक्स में है, कि अब जो है बहुत यंग लड़कियां आना शुरू हो गई हैं इन चीज़ों के लिए भी, मतलब कि फिलर्स कराने हैं और चीक्स को यूँ करना है तो नाक को यूँ करना है। हाँ, अब एजिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये इट्स जस्ट लाइक अ विंडो शॉपिंग। एवरी प्लाजा हैज़ एन एस्थेटिक क्लिनिक। बहुत किस्मत अच्छी है तो एक होगा, वरना 2 भी हो सकते हैं। नोबडी इज कंसर्न कि किसका कितना एक्सपीरियंस है। और डू यू थिंक सोशल मीडिया वगैरह की वजह से लोगों की इनसिक्योरिटीज़ और ये सारी चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं? बिल्कुल बढ़ी हैं। The comparisons and वो कहते हैं कि ये जब मॉडल्स ये लोग इस तरह वापस हो जाते हैं तो तुम लोग क्यों, समझ आई? सो ये मुझे लगता है, और कुछ प्रेशर्स ख़वातीन खुद भी लेती हैं, क्योंकि मुझे लगता है उनके अंदर इनबिल्ड है ना, औरत के अंदर, चाहे उनको कोई जितना भी बोल दे, कोई देख भी लेगा ना इस तरह, तो वो बेचारी कहेंगी मुझे ही शायद देख रहा है। नहीं, और लोगों का ये भी होता है कि उनकी अपनी सेल्फ वर्थ या सेल्फ इस्टीम कभी इतनी कम होती है, किसी ज़माने में हो गई होती है कि अब चाहे उनकी कोई कितनी भी तारीफ कर दे वो कभी नहीं मानेंगी। क्योंकि मैं जब इन लॉस में गई ना तो दे वर वेरी प्रिटी पीपल, ठीक है, तो दे ऑलवेज यूज टू से मी कि हम कितने खूबसूरत, हम किसी, इवन मेरा, तो मुझे ना बहुत इनसिक्योरिटी रहती थी कि यार मैं कितनी गंदी हूँ, अल्लाह मैं कहाँ गई, मैं पतली भी हूँ, गंदी भी हूँ, भद्दी भी हूँ। तो जब मैंने ये स्टैटिक्स में काम शुरू किया ना, तो पेशेंट्स ने ना शिफा में मुझे थोड़ा थोड़ा प्रेस करना शुरू कर दिया ना, तो मुझे लगा झूठ बोलते हैं ना बेचारे मुझे खुश करने के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब जब लोग आते हैं तो कहते हैं तुम बड़ा ग्रेसफुली एज कर रही हो, तुम ये, तो मैं बड़ी खुश होती हूँ ना। तो उस दिन बल्कि मेरी सिस्टर इन लॉ आई ना, तो उसने कहा कि हम, आप पता है ना भाभी हम लोग कितने खूबसूरत, मैंने कहा चुप कर जाओ तुम मुझे, तो शी ऑल्सो स्टार्टेड लाफिंग। मैंने कहा अब मुझे पता है कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी। इट्स नॉट ओनली कि बहुत हसीन होने से कोई खूबसूरत हो जाएगा, इट्स अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल थिंग्स। इस मतलब और अब आपको लगता है कि एस्थेटिक्स जो है अब बहुत, मतलब अब इसकी डिमांड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अब तो बस चल रहा है, मतलब हाँ अब तो चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। हाँ। बस सिर्फ ये कहूँगी कि जो सबको कहती हूँ कि जहाँ भी जाएं बस ये देख लें कि वो डॉक्टर हो वहाँ पे और डॉक्टर हो। और दूसरा बात ये कि आपको कोई, क्योंकि देखो कॉम्प्लिकेशंस तो हर चीज़ की है ना, इवन देखो मैंने इतनी बड़े हॉस्पिटल से सर्जरी कराई, उसकी भी कॉम्प्लिकेशन हो गई। तो ये लहदा बात है मैंने सू नहीं किया, पर कॉम्प्लिकेशन किसी चीज़ की भी हो सकती है, लेकिन अगर आप सही जगह पे हैं और सही डॉक्टर के हाथ में है ना, तो ही और शी नोज हाउ टू हैंडल इट। बस किसी ऐसी जगह पे लैंड, जैसे मेरी टेक्नीशियन भी नहीं थी, बैचलर्स भी नहीं थी, एक मेरी बंदी थी जिसने मेरे साथ 5-6 साल काम किया, एंड देन शी मेड हर ओन क्लिनिक बाय द नेम ऑफ डॉक्टर ब्ला ब्ला, डॉक्टर मरियम रादर, मैं क्यों छुपाऊँ। एंड उसने मेरे पेशेंट्स को कॉल करके कहा कि आई कैन गिव यू 50% डिस्काउंट। उधर भी तो लेजर्स आपके मैं करती थी ना, तो जस्ट कम टू मी। तो मुझे इतना बुरा लगा कि यार इस बंदी पे कितना ट्रस्ट करके मैंने हर चीज़, इवन मैं बोटॉक्स PRPs हर चीज़ करती। लोग चले भी जाते हैं कि आधे पैसे देने पड़ेंगे। अब गए 2 साल, अब फिर वापस होके वापस आए फिर। तो ये बस इसका ख्याल रखें, क्योंकि हमारे लोगों को बार्गेन करने की आदत है, क्योंकि बाहर एस्थेटिक्स में बार्गेन नहीं होती। ये हाई एंड ब्रांड है, और आपको जो आप अफोर्ड कर सकते हो पे करो और करवाओ, नहीं तो कोई कोई इसमें पैसों पे बात नहीं करता। यहाँ लोग क्या करते हैं, अच्छा यहाँ से 5,000 का हो रहा है, वहाँ से 2,000 का हो रहा है, वहाँ से 1,500 का हो रहा है, चलो 1,500 वाली जगह पे चले जाते हैं। हाँ सही है। दे डोंट नो हाउ द मशीन इज वर्किंग, हु इज़ द डॉक्टर बिहाइंड। अगर कोई मसला होगा तो कौन हैंडल करेगा, ये चीज़ें ज़रूर देख के जाएं, कहीं भी जाएं ये चीज़ें देख लें बस। तो आप कब से अपना क्लिनिक चला रही हैं टर्माब्लिस? अराउंड 9 to 10 years 9 years 9 years। अच्छा, और आपको मुश्किल हुई स्टार्ट में? स्टार्ट में तो बहुत मुश्किल हुई मुझे, मेकिंग अप योर ओन क्लिनिक, नाम सोचने में, ब्रोशर्स बनाने में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल सब कुछ आसान हो गया। और फिर मुझे लगा कि अब मैं उस स्टेज पे आ गई हूँ कि आई कैन एक्सपैंड माई क्लिनिक। देन आई ऐड 1 or 2 डॉक्टर्स, जिसमें एक डॉक्टर सनिया भी है मेरे साथ, और शी इज़ जस्ट लाइक अ डॉटर टू मी। आई जस्ट लव हर, और मेरी ज़िंदगी का बहुत, मतलब मेरे बच्चों की तरह वो एक मेरा बच्चा है, और बहुत बड़ा पार्ट है उसके साथ मेरा लिंक्ड अप।
वो नहीं होता, इट्स नॉट अबाउट कि मैं सीनियर थी, ठीक है मैंने सिखा दिया और उन्होंने सीख लिया, बच्चों ने काम बहुत अच्छा किया, वो मेरे क्लिनिक पे डॉक्टर ली भी बहुत अच्छा सब काम कर रहे हैं, बट इट्स मोर अबाउट द इमोशनल अटैचमेंट। होता है ना कि मतलब वो इस कदर फिर ख्याल रखने वाले बच्चे मिल जाएं आपको, तो मतलब काम पे भी आपको मज़ा आ जाता है। सही। तो आपने क्यों सोचा अपना क्लिनिक बनाने का? सो बेसिकली आप काम करी थी शिफा में, आपने उनको बोला एस्थेटिक्स स्टार्ट करते हैं। मैं अंडरस्टैंड करने जा रही हूँ कि आपको व्हाट वाज इट दैट यू लव्ड अबाउट एस्थेटिक्स, क्या आपने करना ही था, क्या आपने डिसाइड किया कि लोग जल के आ रहे थे? अच्छा। लोग बर्बाद होके आ रहे थे, लोगों को किसी को कोई ट्रेनिंग नहीं थी। तो वो फिर मुझे कहते थे, मैं भेजती थी ना लोगों के पास उस क्लिनिक में चले जाओ, तो वो कहते थे डॉक्टर साहब आप नहीं कर देती, खास तौर पे फीमेल्स, आप कर देना प्लीज़, आप कर देना। फिर मैं एक क्लिनिक पे पार्ट टाइम जाके करना भी शुरू हो गई। मैंने कहा चलो कर देती हूँ। जब मैं करती थी तो सारी परसेंटेज तो क्लिनिक को चली जाती थी, मुझे तो आने जाने का खर्चा भी नहीं पूरा करता था और टाइम अलहदा देती थी। फिर मैंने कहा व्हाई नॉट टू बाय अ मशीन एंड स्टार्ट इट एट माई ओन प्लेस। राइट, सो दैट वाज द रीजन। तो फिर आपने मशीन आफ्टर मशीन, प्रोसीजर आफ्टर प्रोसीजर और किया। और फिर जब मैंने नए बच्चों को ऐड किया, फिर उसके बाद मेरे ऑब्वियसली उनका विजन बड़ा ब्रॉड था, दे वर वेरी मतलब हार्ट एंड सोल से अच्छे लोग मिले फिर मुझे, जैसे मैं सोच भी नहीं सकती, बस जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ। फिर वो ऑब्वियसली फिर बड़ा अच्छा टीम जब बन जाती है फिर तो, और जब अच्छी लॉयल टीम बन जाती है फिर तो आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। कोविड से आपका बिजनेस अफेक्ट हुआ था? नहीं। अच्छा, पता है क्यों? जैसे कि थोड़ा सा कुरान सबको पता है कि 3 चीज़ों का वादा अल्लाह ने किया हुआ ना, ज़िंदगी का, मौत का जो उसके इख्तियार में है, और रिस्क का। तो हम सबको कोविड ने यही सिखाया, ना किसी का रिस्क बंद हुआ, जिन्होंने जाना था वो गए, जिन्होंने पैदा होना था वो पैदा हुए। और सीरियसली हमारा लॉकडाउन में क्लिनिक भी बंद रहता था, लेकिन ट्रस्ट मी जिस दम हम क्लिनिक खोलते थे ना, बहुत सारे लोग आ भी जाते थे। वो कहती थी कि हम गए घर में बता के जा रहे हैं कि हम पार्लर गए, हम घर में पड़े पड़े पक गए हैं, हम आगे हम प्रोसीजर कराएं, हम कुछ तो फ्रेश हों। और मुझे नहीं लगता कोविड में हमारे बिजनेस को, हाँ जब लॉकडाउन होता था बंद हो जाता था, लेकिन उसके बाद वो आवाम उसी तरह वापस आती थी। राइट। तो इसलिए इतना कोई वो मास्क में, वो कोरोना सूट्स में भी हम तो उसी तरह प्रोसीजर्स कर रहे होते। सही। तो आप लोग अपना काम चलाते रहे, क्योंकि सुनने में आया था ना कि कोविड ने सबसे ज़्यादा पार्लर्स और इस तरह के लोगों को अफेक्ट किया था, और लोगों ने फिर अपने एम्प्लॉयज़ को भी निकाल दिया एंड स्टफ। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी को नहीं निकाला, हाँ छुट्टियाँ बहुत दी, उनमें उनको पे किया, लेकिन वो क्या कहते हैं कि अल्लाह ने उसको बाद में बैलेंस भी किया। अगली मशीनें भी परचेज हुई और चीज़ें बेहतर ही हुई। मैं कभी भी नहीं कह सकती कि अल्लाह ने, मेरे ख्याल में वो आफत भी हमें कुछ दिखाने के लिए लाया था ना, कि देखो तुम लोग जिस चीज़ के पीछे हर वक्त भागते हो वो तुम्हें वैसे घर बैठे भी दे सकता हूँ। लेकिन हाँ, कोविड में आई लॉस्ट माई फादर, तो दैट वाज अ टेरेबल टाइम, बट अदरवाइज बाकी किसी चीज़ में अल्लाह ने कोई कमी नहीं। घर में बैठ के भी उसी तरह हम आप लोग भी ऐसे हो गए, घर में बैठ के किस चीज़ का कोई खाने पीने में कमी आई? नहीं आई ना। इवन लॉकडाउन्स में भी हर चीज़ थी हमारे पास खुदा के शुक्र से। तो बस हमें समझ आ जाए तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाए, लेकिन हमें समझ नहीं आनी, क्योंकि अगर समझ आ जाती तो शायद हम पैलेस्टीन के लिए ही कुछ कर रहे होते, या कम से कम कुछ तो सोच रहे होते। बिल्कुल। अब आप और मैं बैठे हुए कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कल भी मैं यही सोची थी कि तफसीर पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, उस वक्त तो मुझे बहुत लोग मिल जाते हैं, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स भी मिलते हैं, सब मुझे कांटेक्ट भी करते हैं, मुझे पढ़ाते भी हैं। जन्नत का, दोज़ख का, हर वक्त माफ़ियाँ, अल्लाह से ये, अल्लाह से वो। अब नहीं पूछेगा अल्लाह हमसे, पहले मुझे लगता है स्कॉलर्स से पूछेगा, स्टेट्स से पूछेगा, हेड ऑफ़ स्टेट्स से पूछेगा, वो जो खून बह रहा है उसका कौन ज़िम्मेदार है। क्या इनमें से ये सब लोग हमसे किसी किस्म की भी कंट्रीब्यूशन मांगे उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए, तो क्या हम लोगों में से कोई है जो पीछे रहेगा? सो इतना हेल्पलेस फील करना, या कोविड में किया था, या अब भी बहुत हेल्पलेस फील कर रही हूँ। बिल्कुल। आई वॉन्ट टू डू समथिंग बट आई डोंट नो हाउ। और मुझे लग रहा था कि ये सब स्कॉलर्स आगे आ जाएंगे और ये हम सबको यूनाइट करेंगे, अरब कंट्रीज़ आगे आएंगी, यूनाइट करेंगे, एंड वी विल बी लाइक एनीथिंग। और इतना सा पार्ट है उन लोगों का, और इतने ज़्यादा हम लोग हैं, पर हम सब उनके प्रेशर में हैं, पता नहीं।
हम सब उनसे डरते हैं, हम बोलने से डरते हैं, हम सोशल मीडिया पे शेयर करने से डरते हैं, हम नहीं डरते तो खुदा से नहीं डरते। अल्टीमेटली इन लोगों ने ये जो चल जा रहे हैं, क्या मतलब उनका तो द मोमेंट वो जा रहे हैं वो सीधा वहाँ पे पैराडाइज में है ना। हमने क्या जवाब देना है जाके, कभी हम नहीं सोच रहे। और कसम से अब आजकल तो मुझे ये फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है जैसे कि सोचते हैं कि दज्जाल ने आना है, दज्जाल ने आना है। मुझे तो लगता है ये सब दज्जाल यही है, ये जो सब आ गए हैं। देखो हमारे सामने खड़े होकर लोग ये कह रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। वो भी तो यही कहेगा ना कि मैं खुदा हूँ, और हम कहेंगे डर के सिर्फ इसलिए कि हमारे बच्चे बच जाएं, हम बच जाएं, हाँ तू ही खुदा है। बिल्कुल। हमें अभी भी अपने बच्चे, अपने घर अजीज़ हैं। हम सच को सच नहीं कह सकते। हम खून बह रहा है, कत्ल हो रहे हैं, वो भी हमारे ही बच्चे हैं। ये आग वहाँ नहीं रुकनी। ये अल्लाह ने भी बता दिया था, पैगंबर ने हमें बता दिया भाई ये आग हमारे घरों तक आनी है। हम भी निकलेंगे, हम में से जो लॉयल लोग होंगे उस वक्त वो भी निकलेंगे, लेकिन बहुत से लोग होंगे जो दज्जाल के साथ चले जाएंगे। और हम फिर पता नहीं किस कुरान को और किन जन्नतों को ढूंढ रहे हैं। मैं किसी के साथ यही डिस्कशन कर रही थी कि हमें क्या पता कि यही दज्जाल है, क्योंकि अगर इतना आसान होता तो हम बोल ना रहे होते। हम बोल रहे होते, वही ना, हम वहाँ पहुँचना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने इतना आसान थोड़ी बनाना है, नहीं पता चलेगा हमें। और उसने बताया था, रसूलुल्लाह ने ये चीज़ें एक्सप्लेन की हुई। अगर हम हदीसों को और हम सही पढ़ें तो अब मैं कोटेशंस नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे सिर्फ बेसिक अपनी कुरान टीचर से पढ़ा जो, लेकिन उसमें पता है कि यहूदियों से चीज़ें शुरू होनी हैं, ये सब कुछ ऐसे ही होना था। मस्जिद अक्सा का सबको पता है, क्यों सब उसको फोकस करें, लेकिन आंखें बंद हैं, हमसे बोला नहीं जा रहा। तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? सही बात है। और वही ना, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी बात का डर भी था कि हम क्या करेंगे, कि वो रो रहे थे और वो परेशान थे, कि वो सब देख भी रहे थे कि लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस वक्त तो हम अपने आप से सब एक सवाल पूछें कि हम आर वी मुस्लिम्स, और दूसरा शायद कि क्या हमने अल्लाह के पास जाना है वापस। अगर सब कुछ छोड़ दो, बच्चे छोड़ो, शौहर छोड़ो, मियाँ बीवी, माँ बाप, और ये 2 सवाल पूछ लो तो बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे। सही बात है। पता नहीं, आई गेस बट इट्स टेरिबल। सो अब मुझे बताएं कि आपका आगे क्या प्लान है व्हेन इट कम्स टू योर करियर। आप डू यू स्टिल गो फॉर मोर, क्या कहते हैं, कोर्सेज एंड डिप्लोमाज आप करती रहती हैं, आप कॉन्फ्रेंसेस पे जाती हैं, आप एक्सपैंड कर रही हैं, क्या आपका है? लर्निंग नेवर एंड्स, ठीक है। और आई एम अ सॉर्ट ऑफ अ पर्सन जिसको लगता है कि हाथ का काम कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। मशीनें तो आप ख़रीद सकते हो ना, 2 खरीदो, 4 खरीदो, 6 खरीदो, लेकिन जो हाथ का काम का मज़ा है ना, वो मुझे शायद शुरू से ही है। लाइक जैसे RF माइक्रो नीडलिंग अब आई है, आई यूज्ड टू डू डर्मा रोलर्स, ठीक है। फिर मीज़ोथेरेपी लोग गन से करते थे, ठक 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 ठक। मैं हमेशा नीडल से करती हूँ, आई प्रेफर नीडल। लोगों को कैनुला से फिलर बहुत पसंद है, मुझे नीडल से फिलर बहुत पसंद है। मुझे हमेशा कंट्रोल टेक्निक और अपने हाथ की टेक्निक, मुझे थ्रेड्स बहुत पसंद थे। तो रिसेंटली मैं बल्कि कल ही वापस आई हूँ प्रोफेशनल ट्रेनिंग फ्रॉम जॉर्जिया, थ्रेड्स में करके। एडवांस ट्रेनिंग थी फेस लिफ्ट्स की, नॉन सर्जिकल, इंसिजन के बगैर आपने फेस लिफ्ट कर देना है। सो लर्निंग नेवर एंड्स। और मैं कहती हूँ बच्चों को, सबको भी यही गाइड करती हूँ जो मुझसे पूछते हैं कि सीखते रहो बस, हर रोज़। देखो इस फील्ड में भी तो बहुत रेवोल्यूशन आ रही है ना। हाँ बिल्कुल। आपको देखते होगे कि पहले लोग जो फिलर्स कर रहे थे और जो अब हो रहे हैं वो कितने डिफरेंट हैं। वो 2 गोले बन जाते थे, अब गोले नहीं बनते। अब बहुत कॉन्टोरिंग पे काम हो रहा है, अब बायोस्टिमुलेशन पे काम हो रहा है। लाइक इट्स नॉट अबाउट कि आपने भर देनी है जगह, आपने ऐसी चीज़ करनी है या ऐसा फिलर लगाना है जो अंदर जाके थोड़ा फिलर का काम करे, थोड़ा बायो स्टिमुलेशन करे, आपकी अपनी स्किन को, कोलेजन को स्टिमुलेट करे। आई थिंक वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के साथ साथ चेंज होता जाता है। आप ही देख रहे बहुत ग्रेसफुल और नेचुरल लुकिंग होता जा रहा है काम। ये तो है, हाँ। और आई थिंक जगह जगह पे भी डिपेंड करता है। अब कुछ जगहों पे वो चाहते हैं लोग कि नज़र आए, कुछ जगहों पे लोग, क्योंकि इट्स अ साइन ऑफ मनी एंड क्लास, के लोगों को पता चले कि आपने कराया हुआ है बिकॉज यू हैव द मनी टू बी एबल टू डू दिस। सो दिस हैज इवन बिकम अ साइन ऑफ क्लास, एलिटिस्ट कल्चर, या
किस सोसाइटी से आप बिलोंग करते हैं? मुझे नहीं पता, अपने तो ज़माना मेरा बहुत अब पुराना हो गया। आप बता दो, जब आप ब्राइड बन रही होगी, ब्राइड बनने से पहले का मैं आपको 1 ईयर बता देती हूँ टाइम फ्रेम। उसमें आपने क्या सोचा होगा? आपने ठीक है शादी की तो तैयारियां, कपड़े कर लिए, ज्वेलरी कर ली, जो चीज़ें हैं ठीक है, अपने बारे में क्या सोचा होगा? चलो माइक्रो नीडलिंग PRP करा लेती हूँ, मैंने तो वो भी नहीं कराया। लेजर हेयर रिमूवल करा लेती हूँ। मैंने तो बस एक सिंपल सा फेशियल कराया था, दैट्स इट। कितने साल हो गए मेरी शादी को? 2017 में हुई थी मेरी शादी। 6 years। अब देखो सिर्फ 6 years की बात है नहीं, एंड आफ्टर 6 years अब मैं आपको बताऊं तो आपको पता है ब्राइड ने 2 महीने पहले फिलर्स भी करा लेने हैं। स्कार के ट्रीटमेंट्स तो 2 साल से शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ग्लूटाथायोन्स भी शुरू हो जाते हैं। उसके बाद डार्क सर्कल्स भी नहीं होने चाहिए, लिप के फिलर्स भी होने चाहिए, मतलब चेन हर चीज़ फिक्स कर दी जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि 10 out of 10, हाँ, लेकिन 4 out of 10, 4 or 5 out of 10 ऐसा। और आपको क्या लगता है कि अभी ज़्यादातर पेशेंट्स सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है? लोग सबसे ज़्यादा क्या कराना चाहते हैं? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्चुअली। पता है पहले लोग एक ही चीज़ कराना चाहते होते थे, अब लोग 2-3 चीज़ें कराना चाह रहे होते हैं। बट सबसे ज़्यादा क्या कराना चाह रहे होते हैं, एज पे भी डिपेंड करता है ना। शादी से पहले है तो हेयर रिमूवल फॉर श्योर सब कराना चाह रहे हैं, और उसके अलावा अंडर आई फिलर और लिप फिलर सब कराना चाह रहे हैं। अच्छा। और चीक, हाई बोन्स, ठीक है। अच्छा। शादी से पहले, हाँ। शादी के बाद इसी को मेंटेन करना चाह रहे हैं। 30 के बाद एंटी एजिंग पे चले जाएंगे। एंटी एजिंग में फिर उनकी मर्जी है कि वो थ्रेड्स पे जाना चाह रहे हैं, वो बायोस्टिमुलेटर्स पे जाना चाह रहे हैं। बोटॉक्स 26-28 से स्टार्ट कर रहे हैं लोग। क्या? डू यू थिंक दैट्स नेसेसरी वैसे? हाँ, मैंने एक नोटिस की है चीज़ बच्चे। पहले मैं कहती थी नहीं जल्दी नहीं कराएं, लेकिन अब मैंने नोटिस की है कि एक 60 years ओल्ड जब मुझे आके कहती है ना कि मैंने पहले कुछ नहीं कराया था, अब मेरा कर दो कुछ, तो मैं कहती हूँ इस पर अब मैं क्या क्या करूँ। जो 35 पे या 30 पे लोगों ने कुछ ना कुछ हल्का हल्का करा रहे हैं ना, वो मेंटेन बहुत अच्छे हो रहे हैं। जैसे जिसने 2 फिलर्स कराए हैं, नेक्स्ट टाइम शायद उसको 1 फिलर की ज़रूरत पड़े, वो मेंटेन बड़ा अच्छा हो रहे हैं। लेकिन जो हमारे जैसे लोग थे ना पहले वाले, उनका मसला ये था कि वो सब बर्बादी जब हो जाती थी, 60 साल में झुर्रियाँ आ गई है, अब वो कहते हैं यूँ कर देना बिल्कुल। फिर वी आस्क देम टू गो टू अ प्लास्टिक सर्जन एंड गेट द प्लास्टिक सर्जरी डन। सर्जिकल फेस लिफ्ट होगा, इंसिजन्स होंगे, पुलिंग होगी, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि अगर कोई ये सब चीज़ें, ऑब्वियसली एजिंग तो होती है, ठीक है, इट्स अ नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोथ, एंड आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल। क्योंकि देखो यंगर एज ब्रैकेट में तो सभी ही प्यारे लगते हैं। एजफुली ग्रेस कर रहे हैं ना जो लोग, वो कमाल है। मैं लोगों को कहती हूँ कि बस ग्रेसफुली एज करते जाओ। और ग्रेसफुली एज का मतलब है कि इफ़ यू आर 50 यू शुड बी लुकिंग लाइक 45-40। मतलब 5-7 साल पीछे लगो बस। ये नहीं कोशिश करो कि मुझे 20 साल का बना दो, 25 साल का बना दो, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, बट डू यू थिंक के ये जो प्रोसीजर्स अब आ गए हैं सारे, बहुत सारे बोटॉक्स एंड लिफ्ट्स एंड फिलर्स, इफ समबडी लुक्स आफ्टर देयर डाइट एंड देयर हेल्थ, डू यू थिंक दैट they will still need these things? एक तो जेनेटिक्स का बड़ा रोल है, ठीक है। जैसे डार्क सर्कल्स हैं, जेनेटिक्स का बड़ा रोल है। जितना मर्जी तुम डाइट, हम लोग जितने मर्जी सिरम्स भी बता दें, बहुत कम असर करेंगे, क्योंकि वो डाइट का और स्लीप का बहुत कंसर्न है उसमें। अगर आपकी जेनेटिक्स में नहीं आई ना चीज़ें, फ्रैकल्स आपके जेनेटिक्स में नहीं आए, डार्क सर्कल्स आपकी जेनेटिक्स में नहीं आए, तो फिर तो आप कंट्रोल कर सकते हैं डाइट से भी। लेकिन अगर जिस तरह डाइट शुगर है या हाइपरटेंशन आपके जीन्स में आता है, अगर इस तरह की सन डैमेज, डार्क सर्कल्स, एजिंग, सैगिंग अर्ली आपकी जेनेटिक्स में आ गई है, तो फिर खाली उन चीज़ों से काम नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ जो ऑर्गेनिक सोर्स की चीज़ें हैं, अगर आप घर में उनको यूज़ करें तो उनसे हेल्प बहुत होती है। अब ये नहीं पूछना कि कौन सी ऑर्गेनिक, क्योंकि वो 1001 पेजेस हैं। आई कैन अंडरस्टैंड। वो मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर सकती। बस अब ऑर्गेनिक में बहुत लोगों को कहती हूँ, और खासतौर पे हमारे लोकल ब्रांड्स इतने अच्छे आ गए हैं ऑर्गेनिक में। अच्छा। कुछ की तो मैं प्रमोशन भी कर रही होती हूँ, मुझे जो भेजते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा लोकल बिजनेस बढ़े आगे। तो ऑर्गेनिक शैम्पूज, ऑर्गेनिक ये, अब हेयर फॉल पे लोग बहुत आते हैं ना, जो आप बताए थे, फीमेल्स मेल्स, उसमें मेल्स भी आ जाते हैं फिर। मुझे बताएं कि ऑन द डेली किसी को अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखना चाहिए?
एज ब्रैकेट. Okay, so somebody in 25 to 30 के बीच में. ठीक है. देखो बेसिक तो 3 चीज़ें हैं जिन बेसिक तो पहले सबसे पहले तो 1 चीज़. एक चीज़ तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वेयर सन ब्लॉक एवरी डे. Even the weather is cloudy, even it's snowing outside, you have to wear the sunblock. ये बड़ा ज़रूरी काम है जो कि आप हमेशा से स्टार्ट कर लें, 15 से स्टार्ट कर लें बस. उसका कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है और अब लोग करते भी हैं. जिनके हिस्ट्री में पिगमेंटेशन का या इस तरह का मसला है वो उसकी वंस मत अप्लाई करें, कम से कम ट्वाइस या थ्राइस करें, एवरी 2 आवरली कर लें. अगर मुश्किल लग रहा है तो सन ब्लॉक को फिर ट्वाइस ज़रूर लगा लें, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद सन ब्लॉक की क्वांटिटी मैटर करती है. अच्छा. अब जैसे एक पेशेंट मेरे पास आई है, सन ब्लॉक तो लगा रही है, पिगमेंटेशन भी है, बट सन ब्लॉक 3 महीने से ख़त्म ही नहीं हुआ. मैं उससे कह रही हूँ तुम्हारा सन ब्लॉक 3 महीने से ख़त्म क्यों? मैं तो हर रोज़ लगाती हूँ, बस जिस दिन बाहर जाना हो ज़्यादा लगा लेती हूँ, वरना वो पता चला पी साइड सन ब्लॉक लगा देती है. अच्छा. अब जिनकी इस तरह की जैसे प्रेगनेंसी वगैरह की स्टेजेस होती हैं, जिनकी डार्क पिगमेंट आना शुरू हो जाता है, उनको मैं कहती हूँ एटलीस्ट 3 फिंगर्स लगाओ. इसकी क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए 1, 2 and 3. उसमें तुम्हारा काम होता है पूरा. और नेक को कभी मत भूलना. आम हालात में जैसे आप लोग हो तो कम से कम 2 फिंगर्स आप लगाओ, तब जाके उसकी क्वांटिटी पूरी होती है. वो भी फिर 2 आवर्स 3 आवर्स पर रिपीट करो. तो ये बड़ी मेजर चीज़ है. उसके बाद मेरे हिसाब से एंटीऑक्सीडेंट्स आर रियली गुड. अच्छा. विटामिन सी सीरम्स बहुत आ चुके हैं, कोई भी अच्छा ले लें. बस ये ख्याल करें कि आजकल मार्केट में जब से हमारी इंपोर्ट बंद हुई है, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे फेस करना पड़ा होता है कि बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स जो बाहर से आते थे और जो यहाँ सस्ते भी मिलते थे, उनके 2 नंबर 3 नंबर वर्जन्स आ चुकी हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल परचेजिंग अ प्रोडक्ट कि वो जेन्युइन हो. बस विटामिन सी ऐड करें मॉर्निंग में. लोग अमूमन कुछ विटामिन सीज होते हैं जो कि वो कहते हैं हम नाइट पे लगा रहे हैं. नाइट पे नहीं, मॉर्निंग पे. फर्स्ट अप्लाई विटामिन सी, देन अप्लाई द सन ब्लॉक. ये बहुत अच्छा आपको काम कर जाएगा. उसके अलावा एट नाइट अगर आप कहते हो तो नाइट पे आप कुछ ज़्यादा नहीं करें, आप बहुत अच्छी क्लेंजिंग करें. कुछ भी कोई क्लेंजर अपनी स्किन टाइप के हिसाब से, कोई एक क्लेंजर नहीं मैं बता सकती, स्किन टाइप के हिसाब से आपका क्लेंजर हो. और उसके बाद आप उस टोनर यूज़ करो और आपका मॉइस्चराइज़र होना चाहिए. अब इसमें लोगों का बड़ा बेसिक क्वेश्चन होता है कि एक्नी पे हम मॉइस्चराइज़र कैसे लगा लें, एक्नी तो बढ़ जाएगी. एक्नी के ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र होते हैं, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स होते हैं. अच्छा. हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर्स होते हैं और आपने लगाना है. इन सब चीज़ों से ये बेसिक्स हैं और ये आपको बहुत मेंटेन रखेंगे. फिर आगे चल के कहानी शुरू होती है बाकी चीज़ों की. ये जो आजकल की आवाम है ना, जो 20 साल की बच्ची भी आके कि रेटिनॉल ना लगा लूँ, अब मुझे लगता है कि ये तो मुझे लग रहा है पिगमेंट आ गई है, ग्लूटा ना करवा लूँ. तो मतलब वो कर सकते हैं, लेकिन विद द रिकमेंडेशन ऑफ द डॉक्टर. अब मिलो आपकी स्किन पे, अगर डॉक्टर फील करता है कि आपको ज़रूरत है या आप करो तो ज़रूर, वाई नॉट. रेटिनॉल जो है वो बहुत ज़्यादा अब उसकी हाइप हो चुकी है. इट्स मोर ऑफ अ हाइप एज वेल कि पिगमेंटेशन में, स्कारिंग में, एजिंग में हेल्प करता है. How important is it? It is, but उसका भी मुझे लगता है कि मैं यूजुअली 30 के बाद स्टार्ट करवाती हूँ. अच्छा. लेकिन 28 पे भी कर लें, इट्स फाइन. बट ध्यान से, क्योंकि बहुत डिफरेंट कंपनीज़ हैं, रैक भी कर जाता है काफ़ी दफ़ा. उसकी परसेंटेज देख लो, 0.5 से 0.1 के बाद दरमियान रहो. अर्ली इतने इससे ज़्यादा मत जाओ. ज़्यादा लगाने से ज़्यादा फ़र्क नहीं आ जाएगा. राइट. थोड़ा लगाओ, पी साइज़ लगाओ, सैंडविच मेथड से लगाओ. तो अगर कोई इंसान रेटिनॉल जो लगाए और जो नहीं लगाए उसमें बहुत फ़र्क आएगा इन द फ्यूचर? फिर मैं वही कहूँगी, अगर उसकी स्किन जेनेटिकली उसने इनहेरिट की है, जिसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है चीज़ों से, और डैमेज स्किन इनहेरिट कर ली है, तो उसको तो बहुत फ़ायदा होने वाला है. लेकिन एक हेल्दी नॉर्मल आप जैसी स्किन वाला बंदा, बस उसको बस नॉर्मल फ़ायदा है. लेकिन ना होने से बेहतर आफ्टर 30 अच्छा है कि आप स्टार्ट कर लें. फिर आप इंजेक्टेबल्स से बच जाएंगे. आपका और डिले हो सकता है इंजेक्टेबल्स में, मेसोथेरेपीज में, एंटी एजिंग प्रोसेस में, बोटॉक्स में. मतलब बाद में फिर और बहुत सारी चीजें डिले हो जाएगी ना. सही. मतलब फिर आप यू आर बेसिकली प्रिवेंटिंग योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग गेटिंग अ लॉट ऑफ अदर ट्रीटमेंट्स. अब देखो बहुत सारे विटामिन सीज ऐसे आ चुके हैं, साथ ग्रोथ फैक्टर्स हैं उनके. बहुत सारी क्रीम्स ऐसी आ चुकी हैं जिनके अंदर मिक्सचर हैं चीज़ों का. तो ये ऐसी चीज़ें लगाने से आपकी स्किन बहुत बेहतर रहेगी और थोड़ा डिले होता जाएगा.
सही, इसी तरह स्कैल्प मैं भी रेटिनॉल स्टार्ट आई एम 30 नाउ। बस ठीक है, लेकिन आप ऐसे करो ट्वाइस वीकली बस। अच्छा, हाँ, रोज लगाने की जरूरत नहीं है ना, रोज ना बहुत ज़्यादा लगाने से कोई फ़ायदा होगा। हाँ, क्योंकि मैं इतना सुनती हूँ आजकल रेटिनॉल के बारे में, मैंने कभी नहीं किया। चलो मैं भी ट्राई करती हूँ गेट ऑन द रेटिनॉल जर्नी। हाँ, काफ़ी लोग मेरे इर्द गिर्द अब तो कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट। हाँ, बट ग्रेजुअली स्टार्ट इट, लाइक ट्वाइस वीकली से स्टार्ट करो, 0.5 से स्टार्ट करो, और आहिस्ता आहिस्ता बस फिर जब याद आ जाए। ये नहीं कि बस, लेकिन हाँ, सन ब्लॉक को मत भूलो, अपनी फेस वॉश, अपनी क्लिनजिंग को मत भूलो, मेकअप रिमूविंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे जिनको एक्नी की प्रॉब्लम्स हैं उनकी पोर्स क्लॉग नहीं होने चाहिए। सैलिसिलिक एसिड बेस्ड कोई चीज़ ज़रूर होनी चाहिए उनके पास, ताकि वो साथ साथ ब्लैक हेड वाइट हेड्स रिमूव होते रहें। सही। चलिए डॉक्टर समन, और कोई आप बात करना चाहती हैं, और समथिंग यू वांट टू टॉक अबाउट और शेयर विद अस? यू आर मोर देन वेलकम टू। मैंने तो इतना कुछ शेयर कर दिया, मुझे लगता है आज काफ़ी नहीं शेयर कर दिया। कितनी देर से हम बात कर रहे हैं? 1 hour and 18 minutes. ओके। But if there is anything else, please go ahead. मुझे लगता है मैंने काफ़ी कुछ शेयर कर दिया है। लेट मी थिंक, एनीथिंग क्लोजिंग नोट होना चाहिए ना कोई। कोई चीज़ अगर नहीं भी है तो आई कैन डू द, वैसे भी मैं क्लोजिंग नोट करती हूँ तो। अच्छा, कर दो, तुम कर दो। मैंने बहुत बोल लिया आज, कसम से पता नहीं क्या क्या बोल। नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत कुछ सीखा आपसे। आई लव टू हैव वुमेन जिनकी मेरी रेगुलर गेस्ट से डिफरेंट फील्ड हो, या एज डिफरेंस हो, बिकॉज लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, एटलीस्ट आई थिंक सो। इट वॉज वेरी रिफ्रेशिंग पॉडकास्ट एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो मुझे आपसे मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड डूइंग दिस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you so much for tuning into this episode of Happy Chirp. I hope that you guys enjoyed it. If you have any thoughts you want to share, please leave them in the comments below. I would love to hear your feedback. Don't forget to like, don't forget to subscribe, and I'll see you again next time. Allah Hafiz.